करा तुमच्या सिस्टमवरनं काही लोकांना पिन केलेलं आहे, त्याला पिन रिमूव्ह करा. नाही मला वाटतं कुणाला केलंय. थोरात सरांचं असेल. एनजी कांबळे सरांना पिन नाही आहे. एनजी कांबळे सरांना पिन असेल बघा. एनजी कांबळे सरांना हा नाही निघालं. ओके झालं. आता स्पीकर्स व्ह्यू येईल ना सगळं. जो काही आहे स्पीकर्स व्ह्यूला मी क्लिक केलं तर स्पीकर्स व्ह्यू मध्ये राहील. झालं. ठीक है. आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ आज के सेमिनार में. आप सभी को मेरा सप्रेम जय भीम. मैं डॉक्टर त्रिलोक हजारे, सामाजिक आर्थिक समता संघ की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूँ फिर से एक बार. आज का वेबिनार का विषय है, क्या पिछड़ों के लिए वर्तमान नीतियां पर्याप्त और उपयुक्त है. देश में जो पिछड़ा तबका है उसके लिए आज की वर्तमान नीतियां हैं और संविधान में जो प्रोविजन है वो पर्याप्त है या उपयुक्त है, ऐसा सब्जेक्ट है. और आज के हमारे स्पीकर हैं सामाजिक आर्थिक समता संघ के चेयरमैन डॉक्टर थोरात सर. वो यूजीसी के चेयरमैन भी रह चुके हैं और सीएसआरआई के चेयरमैन भी रह चुके हैं. ये जो प्रोग्राम आयोजित होता है उसमें उनका एक बहुत ही जबरदस्त योगदान होता है. ही इज द पिलर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दिस वेबिनार. और लास्ट सेमिनार में हमने डिक्लेयर किया था कि भक्ति मार्ग के ऊपर वेबिनार लेंगे, लेकिन हमारे एक स्पीकर आज की डेट में अवेलेबल नहीं मिले, इसलिए उसको हमने पोस्टपोन किया. और आज फिर ये जो विषय है इसके ऊपर हमने वेबिनार का आयोजन किया. वैसे डॉक्टर थोरात सर सर्व परिचित है. उनको महाराष्ट्र में नहीं पूरे देश में लोग जानते हैं उनका कार्य कर्तृत्व और उनकी कार्य प्रणाली है. और आज भी वो कितना डिवोट करते हैं वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के लिए, तो वो सभी को पता है. फिर भी आज प्रोग्राम में वो अकेले स्पीकर हैं, तो मैं डॉक्टर श्रीकांत जी को निवेदन करूंगा कि डॉक्टर थोरात सर का एक अल्पसा परिचय दे दें. श्रीकांत जी. थैंक यू सर. जैसे आपने बोला कि वाकई थोरात सर का परिचय करके देना बहुत जरूरी नहीं है काफी लोगों के लिए, क्योंकि सभी लोग सर को बहुत अच्छे तरह से जानते हैं. लेकिन ये प्रोग्राम जो है ये यूट्यूब चैनल पर हमेशा के लिए रिकॉर्डेड हो रहा है और जो नई पीढ़ी है, क्योंकि सालों साल तक यह कार्यक्रम देखा जाएगा, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर सर आज बोलने जा रहे हैं. और मुझे इसीलिए हम लोगों को लगता है कि वाकई उन नई पीढ़ियों को सर का थोड़ा सा परिचय होना जरूरी हो जाता है. आज दलित समाज के लिए जो शासकीय धोरण है वो सफिशिएंट है या नहीं है, इस विषय पर सर बोलने वाले हैं. सर का एजुकेशन जो बैकग्राउंड है वो अपने आप में काफी बड़ा है. सर ने अपना एजुकेशन जहां से शुरू किया वो मिलिंद महाविद्यालय औरंगाबाद, जिसके फाउंडर खुद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रहे हैं, वहां से उन्होंने अपना डिग्री किया है. उसके बाद में भारत के सबसे बड़े यूनिवर्सिटी जेएनयू से सर ने एमए, एमफिल और पीएचडी डिग्री कंप्लीट की है. और उसके बाद सर ने डिप्लोमा किया है इकोनॉमिक प्लानिंग में वार्सोवा पोलैंड से. सर का एकेडमिक करियर काफी बड़ा है. सर के नाम पर सबको जो सब जानते हैं कि सर यूजीसी के चेयरमैन रहे 5 साल, उसके बाद में 5 साल तक आईसीएसएसआर के डायरेक्टर रहे हैं. सर को जो अवार्ड्स प्राप्त है उसका उल्लेख करना मैं आवश्यक समझता हूं. 2008 को सर को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है. डॉक्टर अंबेडकर चेतना अवार्ड इससे भी अवार्ड नवाजा गया पंजाब, जालंधर पंजाब से. उसके बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ कल्याणी एंड अविनाश शिलांग ग्राम यूनिवर्सिटी, यहाँ से ऑनर्ड मिला है डिलीट डिग्री 2007 में सर को. और पद्मा अवार्ड भी सर को प्राप्त है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से. सर के काफी सारे बुक्स पब्लिश है जो सोशल इक्वालिटी के तरफ मार्क करते हैं.
मैं कुछ बुक्स का यहाँ पर उल्लेख करना जरूरी समझता हूँ। जैसे सर, एक मिनट बस। कास्ट, रेस एंड डिस्क्रिमिनेशन डिस्कोर्स इन द इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट सर का बुक पब्लिश है। बी आर अम्बेडकर पर्सपेक्टिव ऑन सोशल exclusion and inclusive policies, educational status of scheduled tribe, social science research in India, status issues and policies, social justice philanthropy approaches, strategies of funding organizations, दलित सशक्तिकरण, सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण, एजुकेशनल स्टेटस ऑफ शेड्यूल कास्ट। ऐसे बहुत सारे बुक्स है जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे पब्लिश है। ये बहुत अल्प सा परिचय मैं सबको दे रहा हूँ, सर का दे रहा हूँ, क्योंकि सर का बहुत समय हम नहीं लेना चाहते, सर को बहुत समय देने की जरूरत है। थैंक यू सर। डॉक्टर श्रीकांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। आज की प्रोग्राम के रूपरेखा के बारे में एक 2 मिनट में आपके लूंगा। देश स्वतंत्र हो गया, 73 साल हो गए। हमें यानी पिछड़ा समाज कहाँ है, जिनको पढ़ने नहीं दिया, लिखने नहीं दिया, संपत्ति जमा करने का अधिकार नहीं दिया। आज वो किस स्थिति में है? क्या हमारी स्थिति में 73 साल के बाद भी कोई सुधार आया है? जो सुधार आया है वो पर्याप्त मात्रा में है? हमारी समस्याएं क्या है? कभी किसी ने जानने की कोशिश की है? संविधान में उसके लिए उचित उपाय क्या है? आज तक संविधान के मुताबिक हमारे साथ न्याय किया गया है? देश में एक देश के मंत्रिमंडल में समाज कल्याण का एक पूरा मंत्रालय है। देश में उसका बजट करोड़ों रुपए बताया जाता है। पिछड़े समूहों की संस्था के लिए कितना निर्गमित होता है और उसका विनियोग और ऑडिट, क्या वही संस्था के लिए वो खर्चा होता है? उन्हीं को बांटा जाता है, उन्हीं को दिया जाता है? हमारी जनसंख्या और उसका सामाजिक स्तर क्या है? शिक्षण और रोजगार का प्रमाण क्या है? क्या सरकार के पास पर्याप्त आंकड़ेवारी नहीं है? और आंकड़ेवारी होने के बाद भी सरकार की जो मानसिकता है वो कैसे है, क्या है? फिर भी आज हम जीवन की प्राथमिक सुविधा से क्यों वंचित हैं? हमारे नौकरी पेशा लोगों की समस्या क्या है? विद्यार्थियों की समस्या क्या है? गांव में बसे लोगों की समस्या क्या है? जगह खाली है लेकिन भरी नहीं जाती। जो अधिकारी पिछड़े वर्ग के हित में काम करेगा उसको परेशान किया जाता है। अच्छे अधिकारी होने का परिणाम हमें नजर आता है। आज पुणे स्थित बार्टी के अथक परिश्रम से 9 विद्यार्थी लोक सेवा आयोग में पहली बार आए हैं। ये उनका अचीवमेंट है। वहां पे जो ऑफिसर कार्यरत है उनका अचीवमेंट है, उनका परिश्रम है। आज तक किसी भी साल में बार्टी के 9 स्टूडेंट सिविल सर्विसेज में लोक सेवा आयोग की परीक्षा में पास नहीं हुए। और यही सारी जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच में देश का गणमान्य व्यक्तिमत्व, जो कि सर्वोच्चम पद प्राप्त है और उनका आज भी काफी मतलब अवेयरनेस है बातों का और सभी बातें वो ज्ञात रखते हैं और ये कार्यक्रम के आयोजक भी हैं। मैं उनको आपके सामने ज्यादा वक्त ना लेते हुए सादर आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर सुखदेव थोरा जी, वो अपना वक्तव्य अपने पीपीटी के माध्यम से जारी रखेंगे। मैं उनसे निवेदन करता हूँ। डॉक्टर थोरा सर, प्लीज। तो मैं अब शेयर स्क्रीन करूं? या ओके। अब क्या करना है? शेयर। यस यस। हाँ, उसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए स्लाइड को, और डंबल जो है आपके पास में उसको स्क्रीन के नीचे जाके। सर हो गया सर, फुल हाँ, हो स्क्रीन गया ना? हाँ फुल सर, स्क्रीन। शुरू करिए आप। ओके। थैंक यू डॉक्टर हजारे and for nice introduction. हम ये लगातार जो वेबिनार की सीरीज है वो पिछले 2 साल से चला रहे हैं। डॉक्टर हजारे, आवाज ठीक है? हाँ सर, क्लियर है। क्लियर है। उसी सीरीज में ये लेक्चर आज का अरेंज किया है।
महाराष्ट्र में कुछ डिस्कशन चल रहा है पॉलिसी को लेके। इसके कॉन्टेक्स्ट में मुझे डॉक्टर हजारे और लोगों ने कहा कि मैं पॉलिसीज के बारे में बात करूं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये टॉपिक लिया है, जिसमें हम ये चर्चा करेंगे कि जो पॉलिसी अभी फिलहाल बनी हुई है वो कितनी एडिक्वेट है, कितनी सही है, या उसमें कुछ कमियां हैं, उसमें क्या सुधार करनी है। इस इश्यू को लेके मैंने सोचा कि मैं आपसे बात कर लूं। मैं ये एक बता दूं कि इसमें सिर्फ मैं शेड्यूल कास्ट की तरफ फोकस करूंगा, या दलित या फॉर्मर अनटचेबल, इन्हीं के ऊपर फोकस करूंगा, क्योंकि उन्हीं को लेके शुरू में पॉलिसीज बनी। मैं इसमें ट्राइबल को शामिल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ट्राइबल के भी बारे में थोड़ा सा उसमें जिक्र आ जाएगा। लेकिन बेसिकली जो शेड्यूल कास्ट है या एक अनटचेबल है, उसके लिए जो नीतियाँ बनी और अभी चल रही है, उसके बारे में मैं जिक्र करूंगा। जो इश्यूज मैं डिस्कशन के ले रहा हूँ वो 4 इश्यूज है। तो एक तो ये है कि जो दलितों के जो इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है, उसके बारे में अब रिकग्निशन है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मूवमेंट की वजह से उसको रिकग्निशन आया है। उसके चलते कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन हुई है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो मैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात करूंगा वेरी ब्रीफली। उसके बाद फिर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के तहत या फ्लोइंग आउट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की मूवमेंट के चलते या उसके पहले कुछ थोड़े बहुत एफर्ट जो हुए, उसके चलते जो अभी नीतियाँ बनी हैं, जो प्रेजेंट पॉलिसीज है, उसका जिक्र करूंगा। और उस नीतियों की लिमिटेशन क्या है, उस लिमिटेशन के बारे में डिस्कशन करूंगा। और आखिरी में जो है वो उसमें क्या चेंजेस लाने चाहिए और क्या हो सकते हैं और क्या करने चाहिए, यदि दलित के प्रॉब्लम को यदि सही तरीके से हमें एक निश्चित समय में यदि उसको डील करना है। तो एक बात समझ लेनी चाहिए बिफोर वी कम टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, कि एक अनटचेबल जो है, जिसको दलित कहते हैं या लीगल लैंग्वेज में शेड्यूल कास्ट कहते हैं, उनके जो प्रॉब्लम है, उसके रूट्स जो है वो हिस्टोरिकल लीगेसी में है। जो हिंदू सोशल लॉ है इंटर कास्ट सिस्टम के रूप में, इसमें जो उनके लिए जो प्रोविजन है, निगेटिव प्रोविजन है, उसके चलते उनका प्रॉब्लम जो है वो कायम है, या उसके चलते वो प्रॉब्लम रहा है या क्रिएट हुआ है। उसमें 4 हिस्से इंपॉर्टेंट है, बाकी तो बहुत सारे हिस्से हैं, लेकिन 4 हिस्से इंपॉर्टेंट है। एक तो यह है कि कास्ट सिस्टम में जो डिवीजन है कास्ट का, वो तो है, तो उसके बारे में मैं डिस्कशन में नहीं जाऊंगा, क्योंकि दूसरे इश्यू पे हमें फोकस करना है। एक तो है कि उनको राइट टू प्रॉपर्टी नहीं था बाय लॉ मनुस्मृति में, और जो फिर आगे तक चलता रहा, मेरा ख्याल है ऑलमोस्ट क्लोज टू 2000 ईयर, जब ब्रिटिश ने थोड़ा बहुत लिबरलाइज किया राइट टू प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में 2 हिस्से आते हैं, एक तो ओनरशिप ऑफ लैंड एंड दूसरा ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइजेस एंड बिजनेस। तो ये राइट उनको थे नहीं। दूसरा ये था कि उनको राइट टू एजुकेशन नहीं था। तीसरा ये था कि जो क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट है या जिसको हम अच्छी एम्प्लॉयमेंट कहेंगे, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन था। द एम्प्लॉयमेंट इन द ऑक्यूपेशन ऑफ द कास्ट अबाउट देयर, ग्रामीण का जो प्रीचिंग और टीचिंग का जो ऑक्यूपेशन है, उसमें रिस्ट्रिक्शन था। मिलिट्री में रिस्ट्रिक्शन था। मिलिट्री का रिस्ट्रिक्शन आपको मालूम है कि बाबा साहेब ने जब तक उसमें कोशिश नहीं की, वो मिलिट्री में उनको दाखिला नहीं हुआ। मिलिट्री में एंट्री नहीं थी। जो क्षत्रिय का ऑक्यूपेशन है, वैश्या के जो बेस्ट ऑक्यूपेशन है, उसमें एंट्री थी नहीं। और शूद्रा के जो फार्मिंग है, कल्टीवेशन, उसमें एंट्री थी नहीं। दे डिड नॉट हैव राइट टू लैंड।
एक ही उनका जॉब था, वो था मैनुअल लेबर एंड टू सर्व द कास्ट अबाउट देम। सो एम्प्लॉयमेंट की रिस्ट्रिक्शन थी। उसके बाद सिविल राइट जो है सारे, किसी भी तरह के सिविल राइट उनको नहीं थे। अनटचेबल समझने की वजह से, पोल्यूटिंग एंड इम्प्योर समझने की वजह से उनका सोशल सेग्रीगेशन भी था, रेसिडेंशियल सेग्रीगेशन भी था। रेसिडेंशियल सेग्रीगेशन तो आज गांव में कायम है। तो समझ लीजिए कि जो तो BC 200 माना जाता है मनुस्मृति का पीरियड, BC 200 से लेके आज तक 2021 तक जो फीचर 2000 BC में था, 200 BC में था, वो आज भी 2000 के बाद पूरी तरह कायम है कि हर एक गांव में शेड्यूल कास्ट के रेसिडेंशियल जो अलग है। तो सिविल राइट का उनका अनटचेबिलिटी का प्रॉब्लम है। उसके बाद जो नया काम आया है, नया अभी अभी लिटरेचर आया है जिसमें कुछ लोगों ने लिखा है, अमल सन्याल ने लिखा है, सनाल ने लिखा है, वहीं केरला के और दो लोगों ने लिखा है, अमित थोरात इस पे काम कर रहे हैं, उन्होंने वो लिखेंगे, वो लिख रहे हैं कि अनटचेबल वेयर आल्सो स्लेव, और स्लेवरी जो है उससे भी वो काफी उनकी जो डिग्रेडेशन हुआ, क्रिपल्ड हुए, वो स्लेवरी की वजह से हुए। उसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन थोड़ा जिक्र करूंगा आखिर में। तो ये 4 एरियाज थे जिसमें उनको राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, सिविल राइट थे नहीं। और जो राइट आप एज ए स्लेव चले जाते हैं आपके, क्योंकि स्लेवरी मीन्स यू आर ए प्रॉपर्टी ऑफ समबडी एल्स, यू हैव नो राइट व्हाटसोएवर, तो वो भी राइट नहीं थे। तो इतनी बुरी हालत किसी भी कम्युनिटी की हमें नजर नहीं आती वर्ल्ड में कि इतने मल्टीपल फ्रंट पे उनको डिप्राइव किया गया। तो ये 4 इशू, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो 4 डिनाइल ऑफ राइट्स है और डिप्रीवेशन है, ये चलते आ रहे लगातार। एंशिएंट पीरियड में तो आए हैं BC 200 के बाद, लेकिन फिर मिडिवल पीरियड में भी जो इस्लामिक रूल था उसमें भी उन्होंने कास्ट सिस्टम में कोई तब्दीली लाई नहीं, क्योंकि उन्होंने सोशल स्ट्रक्चर को ये नहीं किया, डिस्टर्ब नहीं किया जाता। इसके बावजूद भी कि इस्लाम में इक्वेलिटी है, लेकिन कास्ट सिस्टम जो है उसको टच नहीं किया जाता। और जो ब्रिटिश आए तो ब्रिटिश ने भी उसको कोशिश की, लेकिन हाई कास्ट की अपोजिशन की वजह से वो नहीं कर पाए। इसलिए ब्रिटिश का ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जो एक्ट है जिसके तहत वो गवर्न कर रहे थे, जो 1772 में बना, तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि ईस्ट इंडिया कंपनी विल गवर्न बाय द प्रोविजन इन द शास्त्रा, दो इंक्लूडिंग द कास्ट। तो ब्रिटिश पीरियड में भी वो कोई चेंजेस नहीं आए। बाद में फिर धीरे धीरे जो थोड़े से ओपनिंग हुई प्रॉपर्टी राइट की, एजुकेशन की, लेकिन वो 1850, 60, 70 के पीरियड में थोड़ी ओपनिंग हुई। और स्लेवरी भी ब्रिटिश ने वैसे के वैसी हिंदू स्लेवरी एक्सेप्ट की, वो उन्होंने 1843 में स्लेवरी एबॉलिश की। तो आप देखेंगे कि ये जो रिस्ट्रिक्शन थे प्रॉपर्टी राइट पे और बेसिक राइट पे, वो लगभग 2000 साल तक कंटिन्यू रहे। और इसकी वजह से जो दलितों की स्थिति, जो अनटचेबल की स्थिति है, वो बड़ी ज्यादा ही गंभीर रही है। वो क्रिपल्ड हुए है ऑलमोस्ट सोशियो इकोनॉमिकली। तो इसलिए मैं अभी बीच का पीरियड जो है वो छोड़ रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको रिकॉग्नाइज किया। अब उसका कारण ये था कि 1920 से लेके 1950 तक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने मूवमेंट चलाई और अनटचेबल के प्रॉब्लम को, डिप्रेस क्लास कहते थे उस वक्त, डिप्रेस क्लास के प्रॉब्लम को उन्होंने नेशनल सीन पे लाया। उसके पहले सिर्फ माइनॉरिटीज के प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज किए थे, जिसकी वजह से उनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन था, लेकिन अनटचेबल वाज इनविजिबल। जो बाबा साहेब ने कोशिश की और उनको नेशनल सीन पे लाया, तब जाके उनको प्रोविजन मिली और रिजर्वेशन भी मिला। 30s में पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिला, 1944 में उनको मिला रिजर्वेशन इन जॉब एंड सम एजुकेशनल डेवलपमेंट। पर लेकिन सही बात जो हुई वो कॉन्स्टिट्यूशन में बनी। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, और इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन आई है। मैं ज्यादा उसमें समय नहीं दूंगा। आपको मालूम है कि
आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 16 है, आर्टिकल 46 है। इस सब में ये प्रोविजंस है, इक्वालिटी की प्रोविजन है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन की प्रोविजन है बेस्ड ऑन रिलीजन, कास्ट, रेस, जेंडर, ये सारा बैन किया गया। एंड सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने यहाँ लिखी नहीं है, वो ये है कि अनटचेबिलिटी वाज बैन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। आप सबको मालूम है ये सारी जो मनुस्मृति की प्रोविजन थी वो सारा उसको सबको कम से कम उसको ओवरटर्न कर दिया, और इक्वालिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, ये सारा बेसिस बना दिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। लिबर्टी भी है इसमें। और दूसरी प्रोविजन जो कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो हम समझ लेना चाहिए हमें, वो आर्टिकल 15 में भी आता है, आर्टिकल 16(4) में भी आता है, और सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आता है 47, कि जिसमें सरकार के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है और अधिकार दिया है उनको कि सरकार नीतियां बना सकती है वीकर सेक्शन के लिए, और पर्टिकुलरली शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए उनको जस्टिस देने के लिए। ये बहुत कम कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह की प्रोविजन होती है, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने वो लाई। डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है, जिसमें यह कहा गया है it is sort of obligatory of the state to take policies to reduce income, wealth inequality and empower the discriminated group, do something for them। ये आयरलैंड की कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की ये रिकॉग्नाइज करती है, और इसके चलते पॉलिसी बनी। और यहाँ मैं 4 पॉलिसीज की बात करूंगा। आई एम कटिंग इट शॉर्ट बिकॉज वी हैव टू डिस्कस अबाउट द प्रोग्रेस एंड लिमिटेशन ऑफ द पॉलिसीज मोर इन डिटेल। 4 नीतियां बनी हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के तहत बनी है। उसके पहले भी बनी थी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत वो बनी है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है और इट इज ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्ट ऑफ द स्टेट दैट दे मेक द पॉलिसीज टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। पहला यह है कि अनटचेबिलिटी लीगली बैन की गई, जिससे सिटीजनशिप राइट अनटचेबल एंजॉय नहीं कर पा रहे थे, इसलिए कायदा बनाया अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट इन 1955, और उसी एक्ट को थोड़ा सा इम्प्रूव किया इन 1979 और उसको रीनेम किया प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट। सर आवाज येत नाही आहे थोड़ा सर। Sir, your voice is stopped. हेलो थोड़ा सर, आवाज येत नाही आहे थोड़ा सर। Must be some network issue or some keys pressed. Somebody should call the sir over the phone. Oh yeah, I will call you. I will call you. Won't worry. He got muted actually. सर नहीं आता है सर। करूया? ओके सर। करू? हॅलो, हाँ सर करा। स्लाइड शो ला प्रेस करू? हो सर। हो हा ठीक आहे, आला आता? ओके, नाही यार. तुमचं गेलं का? आला आला. ओके ओके आलं सर। ओके ओके. यस सर, आलं सर. हाँ ओके Perfect है सुरू सर. करा सर. Sorry. Technology is wonderful, but it is also equally painful. Okay. ओके So, प्लीज गो अहेड. मैं बात कर रहा था पॉलिसीज की, और ये जिक्र कर रहा था कि पहली पॉलिसी है लीगल सेफगार्ड अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट। दूसरा एक एक्ट बना है जिसको आप सबको जानते हैं, मैं रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि जब भी अनटचेबल दे ट्राई टू गेट एन इक्वल एक्सेस टू पब्लिक स्पेसेस, तो उनके सर अगेंस्ट तुमचा आवाज नाही येत. आवाज सर येतोय, येतोय आवाज येतोय, क्लिअर आवाज येतोय. आवाज क्लियर आहे. बोलू? हाँ हाँ हो ठीक सर, है. आवाज clear आ रहा है? ओके यस ओके सर. ओके ओके सर. सर गो अहेड. ओके, तो मैंने कहा था कि जब
जो इक्वल जो पब्लिक स्पेसेस में प्रोविजन हुई है अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट में हुई है कि शेड्यूल कास्ट आल्सो एन इक्वल एक्सेस। जब भी वो कोशिश करते हैं तो उसके अगेंस्ट में वायलेंस होता है, एट्रोसिटीज होती है, बड़े क्रूएल तरीके से वायलेट एट्रोसिटीज होती है। एट्रोसिटीज इज डिफाइंड एज ए क्रूएल एक्ट, ब्रूटैलिटी। तो ये एक एक्ट दोबारा 1989 में आया जिसको प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट कहते हैं, जिसमें यदि कोई एट्रोसिटी करता है तो the untouchable can go to the court of law, the can go to the court of law and seek a justice। तो ये पहली जो है वो लीगल पॉलिसी है टू गिव ए इक्वल सिटीजनशिप राइट। दूसरी जो है वो जिसको हम रिजर्वेशन पॉलिसी कहते हैं, रिजर्वेशन इन लेजिस्लेचर, जॉब, एजुकेशन एंड अदर पब्लिक स्फीयर लाइक पब्लिक हाउसिंग। इसमें यह है कि इसके दो ऑब्जेक्टिव है, ये समझना बहुत जरूरी है, जो पॉइंट मैं आपके सामने रखूंगा क्योंकि वो उसकी लिमिटेशन भी है। इसमें भी एक ऑब्जेक्टिव तो यह है कि शेड्यूल कास्ट को डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देना चाहिए, क्योंकि उनका डिस्क्रिमिनेशन लेजिस्लेचर में होता है, चुन के नहीं जा सकते माइनॉरिटी में होने की वजह से, जॉब में होता है, एजुकेशन में होता है, इसलिए उनको एक तरीके से सेफगार्ड मिलने के लिए रिजर्वेशन पॉलिसी बनाई है, जिसमें एक ऑब्जेक्टिव यह है कि चलो कम से कम उनको उनके पॉपुलेशन के हिसाब से शेयर दे दो। तो ये एक प्राइम ऑब्जेक्टिव है, दैट इज टू गिव सेफगार्ड अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन इन लेजिस्लेचर, जॉब, एजुकेशन एंड हाउसिंग, प्राइवेट हाउसिंग। तो ये एक पर्पस है सेफगार्ड देने का। लेकिन साथ में इसका एक इम्पैक्ट जो होता है वो ये होता है कि सेफगार्ड के साथ जब आपको शेयर मिलता है लेजिस्लेशन में, जॉब में, एजुकेशन में, तो आपका एम्पावरमेंट भी होता है। एजुकेशन की वजह से जॉब मिलती है आपको, और लेजिस्लेशन में आप पॉलिसी बनाने में मदद कर सकते हैं। तो ये दो इम्पैक्ट है, ये दो ऑब्जेक्टिव है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये बेसिक ऑब्जेक्टिव इज टू गिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन इन दिस स्फीयर। उसके आउटकम जो है वो एम्पावरमेंट के है, वो भी ऑब्जेक्टिव उसमें है कि उससे वो उनमें इकोनॉमिक मोबिलिटी आ जाए, क्योंकि उनको जॉब मिलेगा, एजुकेशन बढ़ेगा। तीसरी पॉलिसी जो है, जो रिजर्वेशन या लॉ अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन जैसी लीगल पॉलिसी है, उस तरह की लीगल पॉलिसी नहीं है। लेकिन वो पॉलिसी जो है कि चूंकि दलितों को प्रॉपर्टी राइट नहीं थे, शेड्यूल कास्ट को प्रॉपर्टी राइट नहीं थे, इसलिए लैंडलेसनेस बहुत ज्यादा है, और एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस के भी अधिकार नहीं थे, इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप उनमें बहुत कम है। इसलिए कैपिटल एसेट की ओनरशिप कैसे बढ़ाए उनमें, लैंड एंड एंटरप्रेन्योर, उसके लिए पॉलिसी है। लेकिन वो पॉलिसी लीगल पॉलिसी नहीं है। वो सरकार ने ये किया है, स्टेट ने ये किया है कि दे लेफ्ट इट टू द डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट टू डेवलप देयर ओन पॉलिसी। इसलिए देयर इज इमेंस वेरिएशन इन दिस पॉलिसी, और हमें कुछ पता नहीं है कि किस तरह की पॉलिसीज डिफरेंट स्टेट लागू कर रहे हैं। लेकिन ये पॉलिसी रही है केंद्र सरकार की भी। इसके बारे में मैं जिक्र करूंगा बाद में, जैसे कि सीलिंग लेजिस्लेशन और टेरिटरी लेजिस्लेशन में शेड्यूल कास्ट को प्रेफरेंस दिया जाता था कि सरप्लस लैंड जो सीलिंग की वजह से आती है, इन द डिस्ट्रीब्यूशन प्रेफरेंस शेड्यूल कास्ट को देंगे। उसी तरह एंटरप्रेन्योरशिप में जो सरकार की नीति है उसमें शेड्यूल कास्ट को प्रेफरेंस देंगे। तो ये सिर्फ प्रेफरेंशियल बात है कि प्रेफरेंस देके उनको थोड़ा बहुत शेयर देना है, कोई लीगल सॉलिड कॉम्प्रिहेंसिव ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। दूसरा जो है पॉलिसी इन एडवांस एजुकेशन, टू एडवांस एजुकेशन टू देम सिंपली बिकॉज एजुकेशन राइट वाज आल्सो डिनाइड। तो उसमें भी जॉब रिजर्वेशन की तरह दो एस्पेक्ट, ये तो फर्क ये है कि भाई उनको स्कूल में और कॉलेजेस में, सरकारी स्कूल और कॉलेजेस में रिजर्वेशन दिया जाए इन प्रोपोर्शन टू पॉपुलेशन, अदरवाइज दे मे नॉट गेट। So this is also in the form of safeguard against discrimination and give them the share in proportion to their population। लेकिन साथ साथ एजुकेशन होने की वजह से इंपावरमेंट होता है, क्योंकि आपको एजुकेशन मिला तो आपको जॉब मिलती है और इकोनॉमिक मोबिलिटी बढ़ती है। तो ये चार पॉलिसी सरकार ने, केंद्र सरकार ने और स्टेट गवर्नमेंट ने बनाई है। अब सवाल यह है कि अब मैं इसको और डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है, तो मैं इसके बारे में जिक्र नहीं करूंगा। इसकी लिमिटेशन आपके सामने जरूर रखूंगा। लॉ अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन जो है वो उसकी लिमिटेशंस आप देखते हैं कि डिस्पाइट द लॉ
atrocities are immense. Denial of right to citizenship right is immense. लेटेस्ट ऑल इंडिया की स्टडी जो है, जो मैंने और घनश्याम शाह और सतीश देशपांडे और सविता भाविस्कर, ये 4 लोगों ने लिखी थी, हर्षमंदर भी थे उसमें, उन्होंने हर्षमंदर की ऑर्गेनाइजेशन एक्शन एड ने 35 लाख रुपए खर्च करके ऑल इंडिया स्टडी की। वो लेटेस्ट स्टडी है जिसमें ये देखा जाता है कि पॉजिटिव चेंजेस तो आया है, लेकिन ये भी है कि डिस्क्रिमिनेशन अभी भी परसिस्ट करता है। यदि परसेंटेज के लैंग्वेज में हम बात करें तो 40%, 45%, 50%, डिपेंडिंग ऑन द स्पीयर, कुएं में पानी भरने का है या टेम्पल में एंट्री करने का है। तो अभी भी इन सब्सटैंशियल, इन सिग्निफिकेंट वे द डिस्क्रिमिनेशन प्रिवेल्स। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है, जो मैं आखिरी में लिमिटेशन और में आऊंगा और सजेशन दे दूंगा, उसमें कारण ये है जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने एक्सप्लेन किया है कि लॉ तो बहुत जरूरी है डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ। विदाउट लॉ आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन ये मान के चलना कि लॉ की वजह से पूरा परिवर्तन आएगा, तो पूरा परिवर्तन का मतलब ये है कि हाई कास्ट जो है, जो डिस्क्रिमिनेशन अभी करता है, वो डिस्क्रिमिनेशन करने से पूरा बंद करेगा। ये जो अपेक्षा है, ये अपेक्षा आप लॉ की तरफ से, लॉ से नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा कि स्ट्रक्चरल चेंज होना चाहिए। स्ट्रक्चरल चेंज का मतलब यह है कि कास्ट सिस्टम जो है उसको एलिमिनेट करना है। इसीलिए किताब लिखी है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। वो कास्ट सिस्टम को एलिमिनेट करने का मतलब यह है, सिंपल लैंग्वेज में बताए तो हाई कास्ट जो है वो इक्वालिटी माने, हाई कास्ट जो है शेड्यूल कास्ट को इक्वल सिटीजनशिप राइट दे दे, तभी उसको हम कहेंगे कि वो कास्ट सिस्टम एलिमिनेट हुई है। हाई कास्ट जो है वो इक्वालिटी पे, इक्वल अपॉर्चुनिटी पे बिलीव करने लगा है, लेकिन वैसी स्थिति है नहीं। लॉ में इक्वालिटी है, लेकिन प्रैक्टिस में जो कास्ट के नॉर्म्स है, कास्ट कस्टम्स है, वही हाई कास्ट की बिहेवियर को तय करते हैं। तो डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने कहा है बड़ी अच्छी तरीके से, रानडे गांधी एंड जीना जो किताब है और भी जगह कहा है, एनिहिलेशन में भी कहा है कि जब तक कि हाई कास्ट की सोशल कंसेंसस, जो विचारधारा है, जो सद्विवेक भी है, जो समझ है, वो इक्वालिटी को नहीं मानेगी, वो ये नहीं मानेगी कि शेड्यूल कास्ट को भी इक्वल राइट मिलने चाहिए, तब तक शेड्यूल कास्ट को अधिकार नहीं मिलेंगे। लॉ बाय इटसेल्फ कैन नॉट डू इट। उनका कहना है कि लॉ, एक क्रिमिनल आदमी है तो उसके अगेंस्ट में आपने पनिशमेंट दी तो वो उसकी एक्ट को तो आप रोक सकते हैं, लेकिन लॉ कैन नॉट चेंज द बिहेवियर ऑफ द कम्युनिटी एज ए होल। तो इसलिए स्ट्रक्चरल कास्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए कुछ करना चाहिए था हमें, जो हमने किया नहीं है। ये एक लिमिटेशन आपको इसमें सही नजर आती है। इसलिए डिस्क्रिमिनेशन जो है परसिस्ट करेगा कि हाई कास्ट की बिहेवियर अभी भी कास्ट के जो ट्रेडिशनल नॉर्म और कस्टम है उसी से गवर्न होती है, जिसमें अनटचेबल को अधिकार न देने का भी नॉर्म्स है। तो ये मर्यादा लॉ की है जो डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने उस वक्त भी की है। इसका मतलब इतना ही है कि स्टेट ने और हाई कास्ट सिविल सोसाइटी ने कुछ करना चाहिए था कास्ट को एलिमिनेट करने के लिए, जो हुआ नहीं। तो वो ये मर्यादा आपको ये लीगल सॉल्यूशन की नजर आती है। अब आइए रिजर्वेशन पॉलिसी पे। रिजर्वेशन पॉलिसी ही एक ऐसी चीज है जिसके वजह से आज जो आप लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास देखते हैं, उसी के वजह से थोड़ी सी इकोनॉमिक मोबिलिटी आई है शेड्यूल कास्ट में, और उसी को, वो मोबिलिटी को ही देख के लोगों के दिल में दर्द बहुत होता है कि शेड्यूल कास्ट आगे जा रहे हैं वगैरह वगैरह। अब तो रिजर्वेशन पॉलिसी शेड्यूल कास्ट से लेके शेड्यूल ट्राइब में गई, ओबीसी में गई, अब मिडिल क्लास में आ रही है, अब लो इनकम ग्रुप, इनकम बेसिस पे भी रिजर्वेशन पॉलिसी आई है। तो ये इंडियन सोसाइटी का एक अपना एक कैरेक्टर है, उसके लिए ये जरूरी है। लेकिन जो 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 पॉलिसी शेड्यूल कास्ट के लिए और ट्राइब के लिए है, या इवन ओबीसी के लिए, उसकी मर्यादा यही है उसमें जो रिजर्वेशन मिलता है वो लेजिस्लेशन में मिलता है, जॉब में मिलता है, एजुकेशन में मिलता है, पब्लिक हाउसिंग में मिलता है। इसकी लिमिटेशन ये है, पहली लिमिटेशन है कि इसमें प्राइवेट सेक्टर जो है कंप्लीटली आउट है। आप देखेंगे कि यदि आप एम्प्लॉयमेंट भी ले लो, एम्प्लॉयमेंट यदि आप लेते हैं, टोटल वर्कर ले लो आप प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में,
तो गवर्नमेंट जॉब जो है वो लगभग शेड्यूल कास्ट के 30% जॉब गवर्नमेंट जॉब है, 70% जो प्राइवेट में है। अब ये 30% जॉब जो गवर्नमेंट में शेड्यूल कास्ट के है, उसका परसेंटेज हम उनके टोटल वर्कर से ले ले, शेड्यूल कास्ट के जितने भी वर्कर है, चिल्ड्रेन और ये छोड़ के एल्डर्स पीपल जो वर्कर है, क्योंकि वर्कर को इसलिए लेते हैं हम, उसी से इनकम बनती है, उसी से उनका लेवल ऑफ लिविंग बढ़ेगा। तो जो 30% गवर्नमेंट वर्कर है शेड्यूल कास्ट के, वो उसको ले ले और उनके वर्कर के साथ प्रोपोर्शन निकाले तो वो सिर्फ 6% बनता है। तो इसका मतलब यह है कि 94% जो है वो आउटसाइड स्मॉल फार्मर है, स्मॉल एंटरप्रेन्योर है, इनफॉर्मल वर्कर है। इसीलिए जो तरक्की होनी चाहिए थी वो तरक्की हुई नहीं। मैं उसके रीजन बाद में दे दूंगा। तो रिजर्वेशन पॉलिसी की एक मुख्य लिमिटेशन जो आ रही है, प्राइवेट सेक्टर विच अकाउंट almost I think 70% of employment for scheduled caste, but at overall level it is still higher, is outside the private sector, outside the reservation policy. उसी तरह प्राइवेट एजुकेशन भी आउटसाइड है रिजर्वेशन के। अब रिजर्वेशन जो प्राइवेट सेक्टर जो है वो हायर एजुकेशन में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये जो स्लाइड है ये दिखा रही है आपको कि शुरू में तो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस ये पब्लिक सेक्टर में थी, प्राइवेट एडेड थी, वो पब्लिक सेक्टर के बराबर ही है लगभग। लेकिन आज की तारीख में लगभग 40% ये 25% जो प्राइवेट है, प्राइवेट से जो है शेड्यूल का हायर एजुकेशन पब्लिक एजुकेशन मैं बाद में बताऊंगा। चौथी पॉलिसीज है, तीसरी पॉलिसीज है ओनरशिप ऑफ कैपिटल एसेट। कोशिश की गई, जैसे बताया कि इसमें लीगल नहीं है, लेकिन सीलिंग की लैंड है, टेनेंसी के राइट है, देने की कोशिश। परत मला वाटतं एकदा मेरे ख्याल से सर का सिग्नल चला गया है फिर से। हेलो, मेरी आवाज आ रही है हजारे? आ रही सर, आ रही स्लाइड आ रही है। हाँ ठीक है क्या? सर कैरी ऑन। हाँ, ये इसको मैं करता हूँ, ये पावर पॉइंट को जो ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप में भी कोई ऐसी ज्यादा सशक्त ऐसी पॉलिसी है नहीं है। हालांकि काफी सारे स्टेट में SC/ST फाइनेंस कॉर्पोरेशन बनाई है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं हुआ। रिसेंटली प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी भी बनाई सेंट्रल गवर्नमेंट ने, 20% जो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज है उसमें परचेजिंग में कुछ रिजर्वेशन लागू किया है। लेकिन बाय एंड लार्ज बोथ द पॉलिसी ऑफ लैंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड द पॉलिसी ऑफ entrepreneurship development has not increased the land ownership and entrepreneurship देने की कोशिश की, लेकिन उससे कोई ज्यादा असर नहीं। अब लिमिटेशन इस पॉलिसी है जो मैंने आपके सामने रखी है वो कम रही है, और मैं थोड़ा सा आपको अकाउंट उस प्रोग्रेस का आपके सामने ब्रीफली रखूंगा। उस एरियाज में रखूंगा वो प्रोग्रेस जिस एरियाज में रिस्ट्रिक्शन थे शेड्यूल कास्ट को, सिटीजनशिप राइट पे, ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी जिसमें लैंड और एंटरप्रेन्योरशिप पे, एजुकेशन पे थे, और सुपीरियर एम्प्लॉयमेंट में रिस्ट्रिक्शन थे। और इसी में हम सरकार ने नीतियां बनाए राइटफुली। तो इस नीति के वजह से मैंने लिमिटेशन आपको बताए, इस नीति के लिमिटेशन की वजह से आप देखेंगे कि जो इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए शेड्यूल कास्ट की इसमें सिचुएशन में, वो सही तरीके से हुए नहीं। दो बातें आपको बिल्कुल क्लियरली नजर आएगी, मैं ब्रीफली आपको बता दूं। एक कि यू टेक एनी इंडिकेटर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, आप ये पाएंगे कि कंपेयर टू द हाई कास्ट द सिचुएशन ऑफ द शेड्यूल कास्ट इज मच
लोअर। तो जो इंटरकास्ट डिस्पैरिटीज है बिटवीन द शेड्यूल कास्ट एंड द हाई कास्ट, पॉलिसीज का ये पर्पस था कि शेड्यूल कास्ट को हम हाई कास्ट के एक रीजनेबली उनके बराबर लाए, वो पूरा नहीं हुआ। और दूसरा ये है कि डिस्पैरिटीज भी रहती भी है तो, लेकिन एब्सोल्यूट लेवल जो है ना वो सही होनी चाहिए। जैसे गरीबी है, अब गरीबी में डिस्पैरिटीज होंगी हाई कास्ट और शेड्यूल कास्ट में, लेकिन यदि शेड्यूल कास्ट की गरीबी 5% हो, 10% हो, तो हम कह सकते हैं कि इन एब्सोल्यूट टर्म गरीबी कम है, लेकिन इन एब्सोल्यूट टर्म आल्सो द पॉवर्टी अमंग द शेड्यूल कास्ट इज हाई। के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। पहली बात तो यह है कि सिटीजनशिप राइट ले लीजिए, मैं इसमें ज्यादा टाइम नहीं बर्बाद करूंगा। लगभग 2.5 लाख केसेस अंडर एट्रोसिटी एक्ट रजिस्टर हुई है 1995 से 2020 तक, समझ लीजिए। तो दैट इंडिकेट्स दैट द अनटचेबिलिटी परसिस्ट, एट्रोसिटी परसिस्ट। जो प्राइमरी स्टडीज है, जो मैंने जिसका जिक्र किया, घनश्याम शाह और स्टडीज, ऑल इंडिया स्टडीज है, उससे जाहिर होता है कि डिस्क्रिमिनेशन हैज रिड्यूस्ड बट स्टिल परसिस्ट इन ए सिग्निफिकेंट नंबर। तो उसके बारे में मैं ज्यादा जिक्र नहीं करूंगा। लेकिन ओनरशिप ऑफ कैपिटल एसेट, एग्रीकल्चर लैंड और एंटरप्रेन्योर्स में क्या तरह की हुई है, क्योंकि शेड्यूल कास्ट को जो है राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार था नहीं, एंटरप्रेन्योरशिप का अधिकार था नहीं, उसमें पॉलिसी बनी तो क्या उसमें प्रोग्रेस आया। हमारे पास तीन सोर्सेस है प्रॉपर्टी को देखने के। एक तो वेल्थ सेंसस आता है 2013 का, जैसे पॉपुलेशन सेंसस होता है वैसे वेल्थ सेंसस होता है, जिसमें घर घर जाके ये पूछा जाता है कि आपके पास लैंड कितनी है, आपकी बिल्डिंग कितनी है, आपके पास मशीनरी कितनी है, आपके पास गोल्ड कितना है, आपके फाइनेंशियल डिपॉजिट कितने हैं। उससे पता चल जाता है कि आपके पास प्रॉपर्टी कितनी है, लैंड और बिल्डिंग की। दूसरा है नेशनल सैंपल सर्वे, ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री जो है उसके ऊपर डाटा कलेक्ट करता है। ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री, अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्री। नेशनल सैंपल सर्वे लैंड ओनरशिप का भी डेटा कलेक्ट करता है हर 10 साल बाद। तो हमारे पास अच्छी तरह डेटा है जो शेड्यूल कास्ट की लैंड ओनरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप ओनरशिप या वेल्थ देता है, और जिससे हमें ये समझ में आता है कि कितनी प्रगति हुई है। मैं आपको एक टेबल बता दूं कि ये है लैंड ओनरशिप की फिगर, देख लीजिएगा जरा शांति से। मैंने रेड कलर से मार्क किया है। जितनी इस देश में वेल्थ है, बिल्डिंग में, लैंड में और सभी इसमें, मैं बाद में आऊंगा उसके ऊपर, जितनी टोटल वेल्थ है उसमें शेड्यूल कास्ट का शेयर 7.3 है, हाई कास्ट का शेयर लगभग 41% है, ओबीसी का लगभग 31% है। तो आप क्या देख रहे हो इसमें, जो ग्रेडेड इनइक्वालिटीज है कास्ट की वो नजर आ रही है। शेड्यूल कास्ट का वेल्थ में शेयर 7.3 है एज अगेंस्ट देयर पॉपुलेशन शेयर ऑफ 18%, 3 टाइम लेस इन ए वे इन्हें। और लेकिन हाई कास्ट की पॉपुलेशन 22% है, हाउस होल्ड 22% है, लेकिन वेल्थ में शेयर उनका 41% है। ओबीसी की स्थिति थोड़ा सा शेयर कम है, लेकिन लगभग उनके पॉपुलेशन के बराबर है। मुस्लिम की स्थिति और खराब है। लेकिन शेड्यूल कास्ट के बारे में मैं बता दूं, जिसके ऊपर हमारा डिस्कशन हो रहा है, कि उनका वेल्थ में कोई ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई नहीं है, यह आपको इससे साफ नजर आता है। दूसरा एक इंडिकेटर है जिसमें हम ये भी ले सकते हैं कि भाई पर हाउस होल्ड वेल्थ कितनी है। तो पर हाउस होल्ड वेल्थ के यहाँ फिगर दिए हुए है, 1000 में है ये फिगर। उसमें जो शेड्यूल कास्ट के पर 1000 है उसको रेट किया है मैंने 6 लाख करीब पर हाउस होल्ड वेल्थ शेड्यूल कास्ट की है, एज अगेंस्ट 27 lakhs of the high caste and about 12 lakh of OBC। तो 37, 18, 7, 24, 6, 30, 4 गुना 5 गुना जो है वो शेड्यूल कास्ट की वेल्थ पर हाउस होल्ड कम है। ऑल इंडिया एवरेज जो है वो लगभग 15 लाख का है। तो ऑल इंडिया एवरेज के कंपैरिजन में, हाई कास्ट के कंपैरिजन में शेड्यूल कास्ट की वेल्थ जो है वो आपको काफी कम नजर आती है। अब ये लैंड में आइए, ये जो टाइप ऑफ वेल्थ है, लैंड, बिल्डिंग और फाइनेंशियल डिपॉजिट, और टोटल भी मैंने दिया हुआ है, टोटल तो आपको एक्सप्लेन किया है मैंने। लैंड की स्थिति देख लीजिए, वही है, 7% शेयर है उनका टोटल लैंड जो कंट्री में है, एग्रीकल्चर लैंड, जबकि ओबीसी और हाई कास्ट का 34-35% है। जब बिल्डिंग पे आओगे आप तो उसमें शेड्यूल कास्ट का शेयर 7% है, हाई कास्ट का 51% है।
वो बिल्डिंग भी एक कैपिटल एसेट है। आपके पास घर है तो आप किराए पे चढ़ा सकते हो, उससे आपको कैपिटल गेन मिल, उसके आपको इनकम मिल जाता है। सो बिल्डिंग इज इनकम अर्निंग कैपिटल एसेट। वही स्थिति फाइनेंशियल डिपॉजिट की है। शेड्यूल कास्ट गरीब है तो उनकी डिपॉजिट वो कर नहीं सकते फाइनेंशियल डिपॉजिट। 8% उनका शेयर है टोटल ऑल इंडिया की फाइनेंशियल डिपॉजिट में। हाई कास्ट का 46% है। तो आप देखेंगे कि लैंड, बिल्डिंग और एग्रीगेट लेवल पे शेड्यूल कास्ट प्रॉपर्टी ओनरशिप में कोई ज्यादा फर्क नहीं आया है। थोड़ा सा मैं एडिशनली आपको फिर लैंड के बारे में बताता हूं कि क्योंकि लैंड इंपॉर्टेंट एसेट है, तो लैंड ओनरशिप हम देखेंगे। ये टेबल है लैंड ओनरशिप का 2013 में। ये इसका इकोनॉमिक सेंसस की फिगर है। इसमें देखेंगे आप कि शेड्यूल कास्ट का दिसता है? नाही दिसत आहे. हाँ, नाही दिसत आहे. सोडून द्या तिला. तुम्हाला दिसतं ना? मला दिसतंय. हाँ, ओके, यू कैरी ऑन. ओके, सो आई स्पीक. ओके, मैंने ये कहा था कि प्रोग्रेस में आपके साथ डिस्कस कर रहा था। पहला जो था वो सिटीजनशिप राइट के बारे में आपको बताया। दूसरा मैं बता रहा था आपको ओनरशिप ऑफ कैपिटल एसेट, जिसमें मैं लैंड की बात कर रहा था और वेल्थ की बात कर रहा था। उसमें मैंने आपको बताया कि कंट्री की टोटल वेल्थ में शेड्यूल कास्ट का शेयर जो है वो सिर्फ 7% है, जबकि उनकी पॉपुलेशन जो है वो 18% है। और हाई कास्ट जो है उनका शेयर पॉपुलेशन का कम है 20-22%, लेकिन वेल्थ के शेयर जो है वो 42% है। तो जो इनइक्वालिटीज को दूर करने का जो ऑब्जेक्टिव था रिजर्वेशन पॉलिसी और पॉलिसी के थ्रू, वो ऑब्जेक्टिव जो है वो पूरा नहीं हुआ है। दूसरा, आप यदि एंटरप्रेन्योरशिप पे आइए, एक लैंड के बारे में आपको मैं बता दूं कि लैंड ओनरशिप जो भी है, जितनी भी लैंड उनके पास है थोड़ी बहुत, वो बल्क ऑफ देम आर मार्जिनल फार्मर। और मैंने देखा है स्टैटिस्टिक को, टेबल में आपको नजर आएगा कि ऑलमोस्ट 77% ऑफ द शेड्यूल कास्ट हाउस होल्ड जो लैंड ओन करते हैं एक तरीके से, वो आइदर लैंडलेस है या 1 एकड़ से 1.1 एकड़ 23 गुंठा का ये इससे कम है। तो इतनी हालत खराब है लैंड ओनरशिप की। एंटरप्रेन्योरशिप पे आएंगे हम, उसके 2 सोर्सेस है। वो ये वेल्थ इकोनॉमिक सेंसस भी है, वेल्थ का डेटा, और दूसरा नेशनल सैंपल सर्वे का 2 सर्वे है, ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री, अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्री। ये इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि लोगों को मालूम होना चाहिए कि डेटा अवेलेबल है, जिसके बेसिस के ऊपर हम कह रहे हैं, कोई ऐसी हवा की बात नहीं कर रहे हैं। तो दोनों ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्री आप देख ले तो उसमें भी ओनरशिप जो है शेड्यूल कास्ट में बहुत कम है। उनका शेयर जो टोटल एंटरप्राइजेस में कम है, बहुत ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज में। और एक दूसरी बात उसमें है कि जो भी ओनर है, जो जिनके पास एंटरप्रेन्योरशिप है, वो बिजनेस में है, वो ज्यादातर हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज में है। हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज, ओन अकाउंट एंटरप्राइजेस भी उसको कहते हैं, और जिसकी कैपिटल टर्नओवर बहुत कम है और जिसके वजह से उनकी इनकम भी कम रहती है। यदि आप फार्मर की पॉवर्टी देख ले या जो बिजनेस है उनकी पॉवर्टी देख ले शेड्यूल कास्ट के हाउस होल्ड की, तो वो पॉवर्टी बहुत ज्यादा है क्योंकि टर्नओवर और इनकम बहुत कम है। तो एंटरप्रेन्योरशिप में कोई तरक्की ज्यादा हुई नहीं है। थोड़ा बहुत अब हवा तो बहुत क्रिएट की जा रही है क्योंकि एसोसिएशन बनी हुई है शेड्यूल कास्ट एंटरप्रेन्योरशिप की और बिजनेस की, लेकिन एक्चुअल स्थिति में ज्यादा परिवर्तन है नहीं। दूसरा, एजुकेशन में यदि आप आए तो एजुकेशन में आपको नजर आता है कि तरक्की हुई है। महाराष्ट्र में काफी तरक्की हुई है, ऑल इंडिया पे भी तरक्की हुई है, लेकिन डिस्पैरिटीज कंटिन्यू है और एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एजुकेशन लेवल वो भी कम है। डिस्पैरिटीज में आप देखें तो 2019-20 के हमारे पास लेटेस्ट फिगर है। एजुकेशनल डेवलपमेंट जो है वो एनरोलमेंट रेशियो की थ्रू मेजर करते हैं। जैसे हायर एजुकेशन आप ले ले तो उसमें 18 साल की बाद आपने हायर सेकेंडरी करने के बाद 18 से 23 साल की उम्र में आपने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में होना चाहिए, कॉलेज में हो या और कोई हो। तो आप वो 18 से 23 साल में कितने शेड्यूल कास्ट के लड़के लड़कियां हैं और उनकी उस एज ग्रुप में पॉपुलेशन कितने 18 से 23 साल की, उसका वो रेशियो निकालते हैं, उसको एनरोलमेंट रेशियो कहते हैं। तो वो देखेंगे हम 2019 और 20 में 21% है,
जबकि हाई कास्ट में वो 41% है। तो एनरोलमेंट रेशियो ऑफ शेड्यूल कास्ट इज हाफ दैट ऑफ हाई कास्ट। तो ये स्थिति तो एजुकेशन के बारे में है। तो क्योंकि उसमें पॉलिसी में प्रॉब्लम्स है जो मैंने आपको बताया है, वो उसका रीजन है कि उनकी एजुकेशनल डेवलपमेंट नहीं हुई है। वही डिस्पैरिटी सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन लेवल पे है। लास्ट जो है वो एम्प्लॉयमेंट का है। चूंकि एम्प्लॉयमेंट में रिस्ट्रिक्शन था शेड्यूल कास्ट को, एक्सेप्ट मैनुअल लेबर रिस्ट्रिक्शन था, इसलिए हमने एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन लाया। लेकिन एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन जो लाया आपको पता है वो सिर्फ पब्लिक सेक्टर में है, प्राइवेट में नहीं है। बल्क ऑफ द एम्प्लॉयमेंट जो है इंडिया की वो प्राइवेट में है, जिसमें शेड्यूल कास्ट डिस्क्रिमिनेशन फेस करता है। मेरा अपना खुद का काम है, माधेश्वरन का काम है और लोगों का काम है कि एम्प्लॉयमेंट में, ऑक्यूपेशन में और वेजेस में शेड्यूल कास्ट जो है डिस्क्रिमिनेशन फेस करता है, इसलिए उनके अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा है कंपेयर टू हायर कास्ट। तो आप देखेंगे कि ये जो 5 इंडिकेटर मैंने लिए हैं जिसके लिए पॉलिसी बनी है, सिटीजनशिप राइट, ओनरशिप ऑफ कैपिटल एसेट नेमली लैंड, एंटरप्रेन्योरशिप, एजुकेशन एंड रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट, इसमें शेड्यूल कास्ट का प्रोपोर्शन अभी भी कम है। उसके दो प्रॉब्लम है, एक एब्सोल्यूट लेवल कम है और दूसरा कंपेयर टू द हाई कास्ट दे स्टिल लैग बिहाइंड। तो ये टेबल सारे मैं मूव कर रहा हूं, आप नहीं देख पा रहे, मैं सीधा अब आ रहा हूं कि ये जो गैप जो है और शेड्यूल कास्ट की जो पॉवर्टी और मालन्यूट्रिशन है, ये इसके वजह क्या है? उसके वजह ये है कि ये जो 4 पॉलिसीज है, लीगल सेफगार्ड, रिजर्वेशन पॉलिसी, पॉलिसी फॉर इंप्रूविंग द ओनरशिप ऑफ लैंड एंड एंटरप्रेन्योरशिप, पॉलिसीज टू इंप्रूव एजुकेशन, ये जो है इसमें कमियां है। इसीलिए मैंने टॉपिक में रखा था कि ये पॉलिसी एडेक्वेट है क्या। इसका जिक्र मैंने पहले भी किया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा मैं रिपीट करूंगा क्योंकि जो सजेशन जब आएंगे उसके वो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। जैसा मैंने कहा कि लॉ होने के बावजूद भी डिस्क्रिमिनेशन अभी पाया जाता है। केसेस आपको बताई मैंने, 2.5 लाख की केसेस है ड्यूरिंग 1995 to 2020 ऑन एन एनुअल बेसिस। आई थिंक 14 to 15,000 केसेस आर रजिस्टर्ड एनुअली। ऐसा कोई साल नहीं कि जिसमें डिस्क्रिमिनेशन की केसेस होती नहीं है। तो इसका कारण मुख्य ये है कि हमने ये मान लिया है, सरकार बड़ी खुश है और लोग भी बड़े खुश है कि लॉ बना दिया है तो उससे सामाजिक उसमें डिस्क्रिमिनेशन कम हो जाएगा। उसके लॉ के खिलाफ भी एजिटेशन है। महाराष्ट्र में एजिटेशन हुआ है कि एट्रोसिटी एक्ट को डिसमेंटल करो, ये मिस यूज होता है वगैरह। लेकिन लॉ होने के बावजूद भी डिस्क्रिमिनेशन कायम है और हमने ये सोचा है, गवर्नमेंट ने और सिविल सोसाइटी ने, कि लॉ विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ, जो कि सारासार गलत है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा है कि जब तक के सोसाइटी के नॉर्म्स और कस्टम और वैल्यूज ये शेड्यूल कास्ट को इक्वालिटी देने के फेवर में नहीं होंगे, तब तक जो है डिस्क्रिमिनेशन बनता रहेगा, क्योंकि उनकी बिहेवियर जो उस तरह की इन्फ्लुएंस है। तो उसके बारे में तो हमने कुछ किया ही नहीं। कहीं नजर नहीं आती है कि कास्ट के खिलाफ कोई मूवमेंट बिल्डअप हुई है, पर्टिकुलरली अमंग द हाई कास्ट। सरकार ने भी कोई स्टेप नहीं है, थोड़ा बहुत इधर उधर होता है। तो ये बेसिक फैक्टर है कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन अभी भी कायम है, सिंपली बिकॉज कि सोशल बिहेवियर ऑफ द हाई कास्ट कंटिन्यू टू बी गवर्न्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। वो जब तक के बदलेगा नहीं तब तक कुछ होगा। ये तो ये पहला प्रॉब्लम है पॉलिसीज का। दूसरा, रिजर्वेशन पॉलिसीज के बारे में मैंने आपको बताया, रिपीट नहीं करूंगा, कि प्राइवेट सेक्टर इज आउट कंप्लीटली और इसके वजह से जो सिर्फ लीगल प्रोटेक्शन कैसे दे दो उसके चलते तरक्की ज्यादा नहीं हो रही है। दी बॉटम लाइन आपको ये यहाँ जो लिखा हुआ है मैंने कि जॉब अंडर रिजर्वेशन, government job under reservation account only 6% of the total worker of the scheduled caste। बाकी फिर वो बिल्कुल स्मॉल फार्मर, मैनुअल कैजुअल लेबर, इनफॉर्मल सेक्टर, जब वो कोविड बना तो हालत जो देखी आपने, वो सारे जो है प्रिडोमिनेटली दलित थे। इनफॉर्मल वर्कर है, जॉब सिक्योरिटी नहीं, सोशल सिक्योरिटी नहीं है। तो गवर्नमेंट के जॉब बहुत कम होने की वजह से और प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन न होने की वजह से स्थिति खराब रहती है। दूसरा जो है ओनरशिप ऑफ कैपिटल एसेट, मैंने बताया है कि कोई ढंग की पॉलिसी लैंड को इंप्रूव करने के लिए और एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाने के लिए है नहीं है।
ये आपको मुद्दा ध्यान में रखना पड़ेगा। अच्छा, अब मैं दूसरे मुद्दे पे आता हूं कि ये इस पॉलिसीज में कमियां क्यों? लीगल safeguard against discrimination, reservation policy to give fair share in job, housing, legislature and education. और दूसरा some effort to give increase the ownership of land and entrepreneurship. इसमें कमियां क्या है? उसका कारण यह है कि जिस कंसिडरेशन पे, जिस प्रिंसिपल पे या जिस समझ के साथ ये नीतियां बनाई हैं, उस नीतियों में कमियां हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने इसके बारे में वार्न किया था, उन्होंने अल्टरनेटिव कंसिडरेशन दिए थे। अब इसमें मैं आपके सामने ये रखूंगा, नया मुद्दा है, समझने की कोशिश कीजिए कि जैसे लीगल प्रोटेक्शन के बारे में मैंने बताया है, उसमें यह है कि साहब हम कायदे से आपको सिर्फ प्रोटेक्शन देंगे, आपको यदि डिस्क्रिमिनेशन होता है तो कोर्ट में जाइए। जो कास्ट सिस्टम है उसको हम हाथ नहीं लगाएंगे, उसको चेंज करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो जो स्ट्रक्चरल चेंजेस कास्ट सिस्टम में आने चाहिए इक्वालिटी के बेसिस के ऊपर, वो यहाँ नजर नहीं आते हैं। अमित थोरात ने एक बार मुझे बताया था कि जापान में उन्होंने इतने सख्ती से वोल्ड स्ट्रक्चर को खत्म कर दिया कि आज आपको ट्रेसेस भी दिखते नहीं है वोल्ड सिस्टम के। वो हमने किया नहीं, कास्ट सिस्टम के बारे में कुछ हम उसके बारे में सही तरीके से लिया नहीं है। रिजर्वेशन के बारे में भी कंसिडरेशन वही है। कंसिडरेशन क्या है रिजर्वेशन के बारे में? कि जॉब में, लेजिस्लेचर में, एजुकेशन में हमें इनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, तो इनको हम उनका शेयर दे देंगे और पॉपुलेशन के हिसाब से। लेकिन इंपावरमेंट की बात नहीं हो रही है। इसको समझ लीजिए आप एक मिनट, कि हम आपको जॉब दे देंगे, आपको एजुकेशन दे देंगे, तो जॉब देंगे, आपकी जितनी लिटरेसी रेट है उसी के बेसिस के ऊपर आप जॉब ले लीजिए, लेकिन आपकी एजुकेशन को हम इसेंशियली बढ़ाने की कोशिश नहीं करेंगे, या बढ़ाने के प्रयास पॉलिसी में नहीं। या लेजिस्लेशन में आप देख लीजिए, लेजिस्लेशन में जो रिजर्वेशन है उसमें आपको 11% देंगे, लेकिन आदमी कैसा जाएगा, लोगों का रिप्रेजेंटेटिव जाएगा, अच्छा जाएगा या बुरा जाएगा, इसके लिए जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कह रहे थे कि सेपरेट लॉटरी की जरूरत है, उसको विरोध किया। अब जो है, अब रिजर्वेशन है जिसमें जो आदमी सही रिप्रेजेंटेटिव है दलितों का, वो नहीं जा पाता है। तो इसका मुद्दा आपने ये समझ लेना चाहिए कि रिजर्वेशन पॉलिसी इज ऑल्सो ए सेफगार्ड अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, और उनको शेयर देने का पर्पज है, कंसिडरेशन है। लेकिन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट कैसे करे, उनकी कैपेसिटी कैसे बढ़ाए कि ताकि वो अपने आप एजुकेशन ले, अपने आप अच्छे जॉब ले पाए, अपने आप अच्छे लोगों को पार्लियामेंट में भेजे, ये उसका उद्दिष्ट लगता नहीं है, कंसिडरेशन नहीं है। ये आपको समझ में आएगा दूसरे मुद्दे को लेके कि ओनरशिप ऑफ लैंड और ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइजेस में तो बिल्कुल उसमें भी सिर्फ थोड़ा से कोशिश की है कि हम लैंड दे देंगे शेड्यूल कास्ट को और उसको एंटरप्रेन्योरशिप देंगे, लेकिन कोई लीगल पॉलिसी नहीं है, नीति नहीं है। इसके वजह से ये जो है लैंडलेसनेस अभी भी कायम है। मैंने बताया आपको कि 77% आर आइदर लैंडलेस और नियर लैंडलेस, हु आर ओनिंग लेस देन 1 acre ऑफ लैंड। इतनी बुरी हालत है, और एंटरप्रेन्योरशिप में भी किया नहीं है। इसका मुद्दा यह है जो आपने समझ लेना चाहिए, वो ये है कि ओनरशिप ऑफ लैंड, ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइजेस, हायर एजुकेशन लेवल, ये आपकी ताकत बढ़ाती है, एम्पावर हो जाते हो और आपकी तरक्की हो जाती है। और कभी कभी रिजर्वेशन भी आपको नहीं हो, लेकिन आप में ये कैपेसिटी है, आपके पास जमीन होने की वजह से इनकम आएगा, आप एजुकेशन दे पाओगे, आपकी गरीबी दूर होगी। आपके पास एंटरप्रेन्योरशिप है, आपका इनकम बढ़ेगा, आप एजुकेशन लोगे, एम्प्लॉयमेंट जाओगे, आपकी गरीबी दूर होगी। आपके पास हायर एजुकेशन ज्यादा है तो हर एक फील्ड में आप कोशिश कर सकते हो। तो जिस फैक्टर की वजह से आपका इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो जाता है, उस एम्पावरमेंट के लिए पॉलिसी में, इस पॉलिसी में बहुत ज्यादा कमियां है। अब कोई सवाल ये पूछेगा कि डॉक्टर अंबेडकर साहब ने तो रिजर्वेशन दिया, वो कैसे इसको मानते थे? उन्होंने रिजर्वेशन दिया, पब्लिक सेक्टर में भी दिया, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के लिए बात की जो मानी नहीं गई। या उन्होंने स्टेट एंड माइनॉरिटी में साफ कहा कि सीलिंग लेजिस्लेशन के थ्रू, टेनेंसी लेजिस्लेशन के थ्रू जमीन दलितों को नहीं मिलेगी, शेड्यूल कास्ट को नहीं मिलेगी।
He used the word land reform is utterly useless for giving land to the scheduled caste. इसलिए नेशनलाइजेशन करो और शेड्यूल कास्ट को और औरों को जमीन दे दो, ये इंपावरिंग मेजर उन्होंने सजेस्ट किया था, जो नहीं हुआ है। तो प्रेजेंट पॉलिसी के वजह से भी नहीं हुआ, और स्ट्रक्चरल जो चेंजेस करने चाहिए थे, जो सही इंपावरिंग पॉलिसी होनी चाहिए थी जिससे जमीन मिले, एंटरप्रेन्योरशिप मिले, एजुकेशन मिले, वो ये पॉलिसीज में उतना नहीं है ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत कम है। इसके वजह से दलितों की स्थिति खराब है, डिस्पैरिटीज कायम है। अच्छा, जो करना चाहिए था वो ये है कि दलितों को जमीन देनी चाहिए थी, एंटरप्रेन्योरशिप देनी चाहिए थी, एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए उनको मदद करनी चाहिए थी। एजुकेशन डेवलपमेंट के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा क्या है कि उनको रिजर्वेशन के थ्रू जॉब दे दो कॉलेजेस में और इसमें, लेकिन जॉब देंगे, जॉब नहीं, एडमिशन दे दो, लेकिन जो गरीब है वो नहीं ले पाता, बहुत कम हायर एजुकेशन को जा सकते। तो एजुकेशन को बढ़ावा देना है शेड्यूल कास्ट को, करना क्या चाहिए, उनकी इकोनॉमिक स्थिति जो है वो ये बढ़ानी चाहिए ताकि वो अपने आप कर ले, एजुकेशन दे सके, या कम से कम ये कर ले कि इतनी फैसिलिटीज उनको दे दे एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए, फी वेवर दे दे, स्कॉलरशिप दे दे, हॉस्टल दे दे, जिसके वजह से सब वो अपने आप प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में एजुकेशन ले ले। उसको इंपावरिंग पॉलिसी, एनेबलिंग टू टेक एजुकेशन की पॉलिसी हम कह सकते हैं। तो एजुकेशन एम्पावरिंग की पॉलिसी नहीं है, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन की पॉलिसी सही नहीं है, एंटरप्रेन्योरशिप की पॉलिसी नहीं है। तो जिस कैपिटल असेट से इनकम मिलती है, एजुकेशन इज ऑल्सो कैपिटल असेट जिसके वजह से आपको जॉब मिलती है, जो कैपिटल असेट है जिससे आदमियों की तरक्की हो सकती है, वो पॉलिसीज में एड्रेस नहीं किया है। तो इसलिए आप पाएंगे कि उनमें लोअर एज हायर एजुकेशन का प्रोपोर्शन कम है, इलिटरेसी ज्यादा है, लैंडलेसनेस ज्यादा है, हायर प्रोपोर्शन ऑफ देयर आर विदाउट एंटरप्रेन्योरशिप, और एजुकेशन लेवल भी कम है। तो जो एम्पावरिंग फैक्टर्स है वो उसमें कम है। इसमें जो पॉलिसी होनी चाहिए उनको वो ये देना चाहिए था, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू, एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू और एजुकेशन डेवलपमेंट। अच्छा, इसमें एक पॉलिसी दुनिया में इस्तेमाल की गई है, उसको वो पॉलिसी कहते हैं रिपरेशन एंड कंपनसेशन, कि जिस कम्युनिटीज को राइट टू प्रॉपर्टी डिनाई किए गए, जिस कम्युनिटीज को राइट टू एजुकेशन डिनाई किया गया है, उस कम्युनिटीज को आपने सिंपल इस तरह की पॉलिसी जो है इसके थ्रू उनकी तरक्की नहीं होगी। उनको आपने लैंड देनी चाहिए, उनको एंटरप्रेन्योरशिप देनी चाहिए, एजुकेशन देना चाहिए, एज ए 1 पॉइंट सिंगल प्रोग्राम। वन टाइम अटेम्प्ट भी हो सकता है, एक बार जमीन दे दी फिर आप भूल जाइए, एक बार एंटरप्रेन्योरशिप के लिए पॉलिसी बनाई जिससे फायदा होगा फिर भूल जाइए, और फिर एजुकेशन के लिए एक नीति आप बनाइए कॉन्स्टेंटली, तो उससे उनकी प्रोग्रेस होती रहेगी, क्योंकि बेसिक वो फैक्टर है जिससे तरक्की, जिसके ऊपर तरक्की डिपेंड करती है। ये पॉलिसीज और कंट्रीज में बनाई है, लेकिन हमने कंपनसेशन की कहो या उनको नुकसान भरपाई की जो पॉलिसी है, नुकसान जो उनका हुआ है 2000 साल तक उनको प्रॉपर्टी राइट, एजुकेशन के राइट नहीं दिया है, उसके वजह से उनकी स्थिति खराब है। अच्छा, ये एक जस्टिफिकेशन जो है हमने थोड़ा बहुत इसमें प्रयास किया है, मैंने और अमित थोड़ा उनके ऊपर काम कर रहे हैं, वो उससे वो जो निकल आता है उससे ये निकल आता है कि कंपनसेशन की पॉलिसी इसलिए जरूरी है कि कंपनसेशन पॉलिसी का आधार यह है कि आपको किसी ने हानि की है तो आपको कंपनसेट करना होगा। ये प्रिंसिपल है कंपनसेशन का। और यहां जो हुआ है वो अनटचेबल को या शेड्यूल्ड कास्ट को हानि पहुंचाकर उनको लॉसेस देकर एट देयर कॉस्ट अदर कास्ट हैव बेनिफिट। अब उसको मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं खत्म करना चाहता हूं 10-15 मिनट में। यदि आप मनुस्मृति में सारी प्रोविजन आप देख ले, या डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो वॉल्यूम 3 में कास्ट सिस्टम के यूनिक फीचर और इसेंशियल फीचर जो हमारे सामने दिए है, उससे ये साफ जाहिर है कि कास्ट सिस्टम जो है में दलितों के प्रॉपर्टी राइट और एजुकेशन राइट और सिविल राइट निकाले जाते हैं, उनको कोई राइट नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम सेम राइट आर स्पेशल प्रिविलेजेस एंड स्पेशल राइट आर गिवन टू द हाई कास्ट। अब इसका एक मीनिंग आप समझ लीजिए, वो ये है
कि आप स्पेशल राइट और स्पेशल प्रिविलेज हाई कास्ट को दे रहे, ठीक है दे दो, हमें कोई उसमें परेशानी नहीं है। लेकिन हमें यदि एट द सेम टाइम आप नॉर्मल राइट देते तो उतनी हानि नहीं पहुंचती, लेकिन वैसा नहीं किया। हमें तो स्पेशल राइट चाहिए, हमें प्रिविलेज चाहिए, लेकिन आपको हम कुछ नहीं देंगे। अब इसके पीछे ऑब्जेक्टिव देखो क्या है। दो सिचुएशन है कि आप अपने आप को स्पेशल राइट ले रहे हो, प्रिविलेज ले रहे हो, प्रॉपर्टी का, एजुकेशन का सारा, लेकिन आप ये भी कह सकते थे कि हमें ज्यादा मिलेंगे लेकिन शेड्यूल कास्ट को उनको नॉर्मल राइट दे दो, उनको प्रॉपर्टी का अधिकार होना चाहिए, उनको शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, उनको एंटरप्रेन्योरशिप होनी चाहिए। ये नहीं किया। हमें आप स्पेशल प्रिविलेजेस दे दो लेकिन अनटचेबल को कुछ मत दे दो, विच मीन्स कि जो अनटचेबल को मिलने वाला था वो हमें मिलना चाहिए। सो द हाई कास्ट बेनिफिटेड at the cost of denial of right to property and education to the scheduled caste. The high caste, if you find more land with the high caste, it is at the cost of denial of right to land to the scheduled caste. If you find higher education more among the high caste, simply because it was denied, education right was denied to the scheduled caste. यदि आप हाई कास्ट ज्यादा अच्छी एम्प्लॉयमेंट में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में दिखते हो तो उसका कारण यह है कि वो एम्प्लॉयमेंट का राइट शेड्यूल कास्ट को नकारा था। सो यू कैन सी दैट द गेन ऑफ द हाई कास्ट आर एट द कॉस्ट ऑफ द लॉसेस टू द शेड्यूल कास्ट। तो जो हाई कास्ट है शेड्यूल कास्ट की कॉस्ट पे बेनिफिट हो रहा है। तो ये डिमांड करता है कि यदि आप बेनिफिट हो रहे हमारी लॉस की वजह से, हमें कॉस्ट करके, तो आपने देना चाहिए क्योंकि यू हैव बेनिफिटेड नाउ। So the policy of compensation is very well justified in this case. लेकिन मैं बताऊं आपको, जो मैंने पढ़ा है थोड़ा बहुत और बाबा साहब ने भी लिखा है, लेकिन उसका जो मीनिंग है और ये है कि कास्ट सिस्टम के जो रूल्स है प्रॉपर्टी और एजुकेशन के, इतने इंडिजिनियस तरीके से, इतने ग्रीड के साथ बने हैं कि कोई उसकी हद नहीं। दो फीचर आप रख लीजिए, समझ लीजिए क्या है। एक तो यह है कि आप स्पेशल प्रिविलेज ले रहे हो, आप स्पेशल राइट ले रहे हो, शेड्यूल कास्ट को डिनाई कर रहे हो। वहां नहीं रुक रहे हम क्या कर रहे हैं कि शेड्यूल कास्ट को तो प्रॉपर्टी का राइट नहीं है, एजुकेशन का राइट नहीं है, लेकिन उसका राइट क्या है कि उसका एक ही जॉब है जो हाई कास्ट की सेवा करे। मैं ये सारे कोटेशन दे नहीं रहा हूं, ये सारे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में है। वो हाई कास्ट की सेवा करे। और ये वहां पर भी नहीं रुके, उसके आगे एक स्टेप गए हैं। देखिए लॉजिक, I don't think that there can be any social psychologist so intelligent as we have, that is coming from the Brahminical scholarship. आगे जाके ये कहते हैं कि ब्राह्मणों की और हाई कास्ट की सेवा करना ये शेड्यूल कास्ट की, अनटचेबल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन सेवा करने से उनको गेन हो जाएगा, उनको हेवन मिल जाएगा, उनकी तरक्की हो जाएगी। नॉट सर्विंग द हाई कास्ट विल हार्म देम। यहां तक जो है जस्टिफाई किया है, लेकिन वहां पर भी नहीं रुके और एक स्टेप आगे गए कि यदि अनटचेबल, हाई कास्ट इन जनरल एंड ब्राह्मण इन पर्टिकुलर इनकी सेवा नहीं करते हैं, या सेवा अलग बात है, या शेड्यूल कास्ट जो है प्रॉपर्टी एक्युमुलेट करता है, एजुकेशन लेता है, तो ये लिखा हुआ है मनुस्मृति में कि ये दिस ब्रिंग ए पेन टू ब्राह्मण, पेन टू हाई कास्ट। ये फोर्थ पॉइंट है। मतलब आप देखिए कि कितने परेशान थे हाई कास्ट कि यदि हम शेड्यूल कास्ट के राइट ले रहे हैं तो वो रिवोल्ट न करे, वो अपोजिशन न करे। इसलिए जस्टिफिकेशन दिया है कि भैया आपने इसलिए सेवा करनी है हाई कास्ट की क्योंकि उसी में आपकी तरक्की है। और दूसरा यह है कि आप यदि सेवा नहीं करोगे तो यू विल बी कॉजिंग पेन टू द हाई कास्ट। इतनी इंजीनियस, इतनी ग्रीडी आइडियोलॉजी आपको कोई नजर नहीं आएगी। तो इस आइडियोलॉजी ने इतना क्रिपल कर दिया अनटचेबल को कि वो अपने आप को उसी तरह मानने लगा। को लोग कहते हैं ना, एकेडमिशियन कहते हैं कि शेड्यूल कास्ट में इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स है, वो अपने आप को उसी तरह मान देते हैं।
तो एक तरीके से वो सही भी है, क्योंकि आपको हजारों साल ये बताया गया है कि टू सर्व द हाई कास्ट इज इन योर इंटरेस्ट, इफ यू डू नॉट सर्व इट विल कॉज पेन टू द हाई कास्ट। ये सारा होने की वजह से वो मान देता है। तो लेकिन इसका सम अप ये है कि जितना सारा गेन आज हाई कास्ट में है इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, इट इज एट द लॉस एंड द कॉस्ट ऑफ द शेड्यूल कास्ट। रादर आई विल से इफ द हाई कास्ट हैव ए प्रॉपर्टी, this is a property which is stolen from the scheduled caste. It is a property based on the hard labor of the scheduled caste, जैसे slavery में हुआ है। The property of the high caste was at the cost of the lower wages of the black. Here the property of the high caste is at the cost of the lower wages to the scheduled caste. Therefore, there is a case for compensation and reparation. कि scheduled caste को land और entrepreneurship और education के लिए substantial support देना चाहिए on the basis of compensation for the harm caused to the scheduled caste for 2000 years. There is a justification for reparation or compensation. वो नहीं हुआ है। बाबा साहेब इनडायरेक्ट तरीके से मानते हैं ये इस बात को, जब वो नेशनलाइजेशन की बात करते हैं जमीन का और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड टू द शेड्यूल कास्ट इन वन गो, तो वो कंपनसेशन की बात कर रहे हैं एक तरीके से। तो ये हमें करना होगा कि कंपनसेशन मानना होगा। नाउ प्रेजेंट जनरेशन ऑफ द हाई कास्ट यूथ से दे भाई हमने तो कुछ नहीं किया, हमारे फोर फादर ने किया होगा, आपको आपसे अधिकार लिए होंगे। ये आर्गुमेंट उनके सही नहीं है। प्रेजेंट जनरेशन जो हाई कास्ट की है, यदि दे हैव बेनिफिटेड फ्रॉम द इंटरजेनरेशनल ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी from one generation to another generation to third generation, and they are the beneficiary of right to property, right to education, right to enterprises. तो वो ये नहीं कह सकते कि हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जो उनके पूर्वजों ने किया है वो भी रिस्पॉन्सिबल है। तो इसमें जो पॉलिसी रिफॉर्म है वो होनी चाहिए। मैं 2 मिनट में पॉलिसी रिफॉर्म बता दूंगा और फिर खत्म कर दूंगा। ये पहली तो पॉलिसी मुझे ये चाहिए, मुझे ये सजेस्ट करनी है, जहां तक लॉ अगेंस्ट अनटचेबिलिटी है वो तो कायम होना चाहिए। इतना स्ट्रेंथ किया उसको कि कोई हद नहीं। द लॉ ऑफ अनटचेबिलिटी एट्रोसिटी एक्ट इज द बेस्ट लॉ इन द वर्ल्ड परहैप्स। इतनी प्रोविजन उसमें है, लेकिन वो प्रैक्टिस इसलिए नहीं हो पाता है कि लॉ में जो बातें कही है वो सोशल बिहेवियर में उसके अगेंस्ट में है। हाई कास्ट कंटिन्यू टू फॉलो द कास्ट सिस्टम in different form. As a result, it is very difficult. So government and the civil society organization has to undertake an agenda how to eliminate the caste system. That is the first system, structural change. जहां तक रिजर्वेशन की पॉलिसी है, it has to extend to the private sector, it has to extend private industrial sector, it has to extend to the private education sector. It should not be only a policy of providing safeguard and a due share in the employment and education. It should be a policy which should empower. Third यह है कि उनको यदि लैंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड एजुकेशन बढ़ाना चाहिए तो कंपनसेशन की पॉलिसी होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि जितने शेड्यूल कास्ट के लैंडलेस है और स्मॉल फार्मर है उनका नंबर निकाले, उनको 5 एकड़ के हिसाब से कितनी जमीन चाहिए वो ये कर ले, और हमारे पास बहुत सारी कल्टीवेबल वेस्ट लैंड है और एट वन गो उनको लैंड दे दे। उसके बाद आप करिए नहीं कुछ, 5-5 एकड़ 6-6 एकड़ यदि जमीन मिल जाती है तो दे विल बी एबल टू मैनेज ऑन देयर ओन, लेकिन आप बेसिक कैपिटल उनको दे दीजिए। दूसरा, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आप 1 पॉइंट प्रोग्राम करिए। मैं आपको मलेशिया का एग्जांपल दे दूं कि मलेशिया ने बिजनेस नहीं शुरू किए, मलया के लिए बिजनेस तो किए, उसके लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड किए, लेकिन बिजनेस सिलेक्टेड लोग ही कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि हाँ वी विल गिव देम द शेयर। मैंने शेयर किया है इसी सेमिनार में बहुत बार कि हम उनको शेयर दे देंगे, डोमेस्टिक कंपनी एंड फॉरेन कंपनी। उन्होंने कायदा बनाए कि कोई भी डोमेस्टिक कंपनी है और कोई भी फॉरेन कंपनी है, उन्होंने 30% शेयर जो है वो मलाया को देने चाहिए, डिस्क्रिमिनेटिव ग्रुप को। तो 70s में 7% शेयर थे मलायास के पास टोटल शेयर में, अब वो 30% के करीब है। तो आपको कैपिटल गेन मिल रहा है, इनकम मिल रहा है, जिसके वजह से आप जो है वो इनकम मिल रही है, उससे
पॉवर्टी मलेशिया में रैपिडली डिक्लाइन हो गई है। तो अल्टरनेटिव वेज एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के करने चाहिए। मैंने एक तरीका आपको बताया। उसी तरह एजुकेशन में रिजर्वेशन तो सिर्फ स्पेस दे रहा है अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन, लेकिन गरीब जो है वो गरीबी की वजह से एजुकेशन नहीं ले रहा है। तो उसका इनकम कैसे बढ़े? उनको लैंड और एंटरप्रेन्योरशिप मिलने के बाद उसमें कैपेसिटी आएगी, वो अपने आप एजुकेशन में चले जाएगा। लेकिन वो उसके साथ ये करे फिर कि सारा एजुकेशन जो है वो शेड्यूल कास्ट के लिए बिल्कुल कम कीमत पे करें, प्राइवेट पब्लिक हॉस्टल बनाए, फी वेवर हो, स्कॉलरशिप हो, डोमेस्टिक स्कॉलरशिप, बाहर की स्कॉलरशिप हो, कि एजुकेशन टू दे शुड बी एनेबलिंग फैक्टर टू अनेबल देम टू टेक एजुकेशन। वो रिजर्वेशन बाद में आएगा, लेकिन एजुकेशन लेने के लिए जिन 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 चीजों की जरूरत है, इनकम की जरूरत है, फ्री सीट की जरूरत है, हॉस्टल की जरूरत है, फी वेवर की जरूरत है, वो एम्पावरिंग पॉलिसी लेनी चाहिए। तो ये मैं समझता हूं कि कंपनसेशन जो है, कंपनसेशन पॉलिसी कैन बी थॉट ऑफ। उसके अल्टीमेट गोल ऐसे होने चाहिए, जहां तक मेरा अंदाजा है वो ये है कि लैंडलेसनेस उनकी कम हो। हमको लोग कहेंगे कि उन्हीं की कम करे, औरों की ना करे, औरों की भी करे, लेकिन जितनी लैंडलेस जनरल लेवल पे है उतने लेवल पे उनको ले आओ। यदि 5-6-10% यदि लैंडलेसनेस कंट्रीज में है तो उनकी शेड्यूल कास्ट की भी लैंडलेसनेस 10% पे ले आओ। अभी तो 77% आर लेस देन ओनर ऑफ 1 एकड़। उसी तरह हायर एजुकेशन की लेवल है। हम नहीं ये कह रहे कि उन्हीं का एजुकेशन बढ़ा दो, हम ये कह रहे हैं कि 41% यदि हाई कास्ट की है और नेशनल लेवल पे कुछ है, तो शेड्यूल कास्ट की तो 21% है, तो 41% पे ले आओ उनको। गैप डिस्पैरिटी जो है वो रिड्यूस करो। वही चीज एंटरप्रेन्योरशिप में होगी। तो the objective of the compensation policy should be such that within a shortest period of time, the gap between the high caste and the scheduled caste should be minimized, and that their absolute level should be improved, that their poverty should be low, their malnutrition should be low, their houses, अभी महाराष्ट्र में 30% शेड्यूल कास्ट जो है वो स्लम में रहते हैं, आप टोटल स्लम। तो हाउसिंग उनको सिचुएशन मिलनी चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर मिलना चाहिए, सैनिटेशन मिलना चाहिए। तो मेरा ख्याल है ये जो इंपावरिंग पॉलिसीज है ऑफ गिविंग कैपिटल एसेट टू देम वेयर बाय दे देमसेल्फ विल डेवलप, ये जरूरी है। रिजर्वेशन पॉलिसी जरूरी है। रिजर्वेशन पॉलिसी कैन नॉट बी ए सब्स्टिट्यूट फॉर दिस, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन एम्प्लॉयमेंट में होने की वजह से, एजुकेशन में होने की वजह से, सोसाइटी में होने की वजह से उनको सेफगार्ड तो चाहिए, और वो सेफगार्ड इसी तरह मेजर किए जा सकते हैं कि उनके पॉपुलेशन के हिसाब से उनको शेयर होना चाहिए। लेकिन एडिशनली ये कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी होनी चाहिए जो बहुत सारे कंट्रीज में इस्तेमाल की है। मेरा ख्याल है यहां मैं रुक जाऊंगा और हम डिस्कशन करें। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत ही मतलब क्या बोलेंगे कि इंफॉर्मेटिव आपने सारी चीजें बताई है। मैं उसको ज्यादा इंटरप्रेट नहीं करूंगा, लेकिन देश में सिचुएशन ऐसी है कि आरक्षण खत्म करना चाहती है, लेकिन जात को खत्म करना नहीं चाहती। प्लीज डोंट अनम्यूट योर माइक प्लीज फॉर फ्यू मिनट्स। जात को खत्म करना नहीं चाहता है कंट्री, आरक्षण को खत्म करना चाहती है, कॉम्पेंसेशन नहीं देना चाहती, सोशल सिस्टम को स्ट्रांग करना चाहती है, समझिए। और यही सारी चीजें सर ने बहुत ही डिटेल में बताया, मैं उसका ज्यादा इंटरप्रिटेशन नहीं करूंगा। मैं खाली एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने भी प्राध्यापक, डॉक्टर, रिसर्चर सहभागी हुए हैं, प्लीज अपना अपना नंबर शेयर करें ताकि हम ये मोमेंट को आगे बढ़ाएं। ये विचारों का प्रसार है, आपके अवेयरनेस के लिए है। तो जो भी प्राध्यापक, डॉक्टर कॉलेज के, मैं प्राध्यापकों को एक जगह लाना चाहती है, ये ऑर्गेनाइजेशन जिनके माध्यम से ये सारा मूवमेंट का कारवा जो है आगे बढ़ाना चाहती है। तो जितने भी डॉक्टर्स, प्राध्यापक, रिसर्चर्स हैं, वो सारे अपना नंबर शेयर करें मुझे, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं उनको डायरेक्ट मैसेज दे सकूं। और अभी अपन एक 10 मिनट के लिए, आपके दिल में अगर कोई सवाल है या कोई सजेस्ट करना चाहता है तो शॉर्ट में खाली सवाल पूछिए, मतलब वो भूमिका मत बांधिएगा, खाली सवाल पूछेगा आपको क्या पूछना है। प्लीज यू कम फॉरवर्ड, अनम्यूट योर माइक one by one and please come forward. हेलो, आवाज आ रही क्या? हाँ, आपकी आवाज आ रही।
आ रही, हाँ, मेरी आवाज आ रही? आ हाँ रही, जी, आ हाँ रही, जी, हाँ पूछिए, जी, पूछिए हाँ आप। जी, हाँ जी, कम आपकी पावर। आवाज आ रही। जय भीम। सुशील भुजाडे बोलिए। जी, बोलिए, जय भीम। बोला। और थोड़ा साहब को भी जय भीम। जय भीम। सर आपने थोड़ा सा आपने बड़ी अच्छी जानकारी दी। उसमें आपने मलेशिया का उदाहरण दिया और उसने आपने ये भी सब कुछ बताया कि सारी जो पॉलिसीज है वो घटना में है और काफी सारे टीएसपी है, एससीपी है। इस योजना के तहत ये सारी की सारी जो योजनाएं हैं वो है, लेकिन वो हमारे नीचे के तबके के पास में जाती नहीं, उतरती नहीं। दूसरा मुद्दा ये जो आपने बताया एंटरप्रेन्योरशिप का, तो इसके लिए हम ये हमारी शायद चौथी या पांचवी पीढ़ी है बाबा साहब के बाद में। तो बाबा साहब के बाद में कम से कम 2 पीढ़ियों में ऐसा चलता रहा कि शिक्षा लो और संघर्ष करो और इकट्ठा हो, यानी एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। लेकिन अभी हमारी जो मानसिकता है, हमने इस पे काम किया है, हमारी मानसिकता जो व्यवसाय करने की है वो अभी तक हमारे समाज में या जो भी दबा कुचला समाज है उसमें अभी तक आई नहीं है। तो इसके बारे में ठोस कदम क्या हमने उठाने चाहिए, क्या मोडस ऑपरेंडी होनी चाहिए, किस तरह से इसका कैडर बेस कुछ होना चाहिए ताकि हमारे समाज में एंटरप्रेन्योरशिप का जो ये है, एक विचार है या एंटरप्रेन्योरशिप ये बढ़नी चाहिए। क्योंकि अभी भी हम लोग ये देखते हैं कि हमारा ज्यादातर जो तबका है जो एजुकेटेड है वो तो ये कर रहा है कि हमारा बच्चा आईआईटी में जाए, हमारा बच्चा नीट पास करे, एम्स में जाए, हमारा बच्चा अमेरिका में जाए। लेकिन ये ज्यादातर हमको ये देखने को मिला है कि कोई भी माँ सुशील बाप। साहब, मैं आपको रोकता हूँ, आपका सवाल समझ में आ गया। प्लीज हाँ, डॉक्टर थोरात सर। हाँ डॉक्टर थोरात सर देखिए, पहला प्लीज। सवाल जो आपका है, हाँ, आवाज आ रही मेरी? आ रही, आ रही। आ रही। हाँ, पहला सवाल जो आपका है कि ये जो गवर्नमेंट स्कीम्स है वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज गरीबों को हेल्प नहीं कर पा रही है, वो और सवाल है, उसके बारे में अलग से बात की जा सकती है, उसमें सच्चाइयाँ है। मैंने जो बात की थी वो ये की थी कि जो पॉलिसीज, प्रेजेंट पॉलिसीज है उसमें जो कमियां हैं उसमें कम्युनिटी एज ए होल उसको वो बेनिफिट पूरी तरह कर नहीं पा रही है, इसलिए उसमें सुधार करने की जरूरत है। और मैंने वो सुधार क्या होने चाहिए आपको बताए। जहां तक एंटरप्रेन्योरशिप की बात है, देखो, मानसिकता की बात नहीं है एंटरप्रेन्योरशिप। हमारे यहाँ जो है कास्ट सिस्टम के लिहाज से कुछ जातियां ऐसी है कि जिनको एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस और ट्रेड का ऑक्यूपेशन दिया है और फॉर जनरेशन टू गेट देयर इनटू दैट ऑक्यूपेशन उनके पास वो सोशल कैपिटल है कि बिजनेस कैसे करना, क्या नहीं करना, डिटेल में उनको उसकी अवेयरनेस है। हमें तो सिर्फ ये कहा गया कि आप वेज लेबर रहो, दूसरों की सेवा करो। तो ये सोशल कैपिटल बिजनेस करने का जो नॉलेज होना जरूरी होता है वो कहाँ से आएगा? तो ये मानसिकता की बात नहीं है। यदि आप उनको ट्रेनिंग दोगे सही तरीके से, बिजनेस क्या है ये बताओगे, बिजनेस करने कैसे करना है, और साथ साथ फिर उनको हेल्प करोगे बिजनेस करने के लिए, तो वो भी बिजनेस करेंगे। आजकल कोशिश की जा रही है, ऐसा नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर ने अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी एक्सेप्ट की है जिसमें प्रमोशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप अमंग द शेड्यूल्ड कास्ट इज वन ऑफ द प्रोग्राम। तो उसमें कोशिश की जा रही है और उसमें कुछ एंटरप्रेन्योरशिप हमारे निकल के भी आ रहे हैं। लेकिन अहम सवाल दो बात का है, हमें वो हिस्ट्री न होने की वजह से हमारे पास वो एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करने का जो नॉलेज और जो कैपिटल या सोशल कैपिटल कहते हैं वो कम है। और दूसरा जो है, जो बिजनेस के लिए चीजें जरूरी है वो नहीं है, कैपिटल नहीं है, लोन नहीं है, और चीजें नहीं है। आपने सिर्फ बिजनेस करने के लिए जो कोशिश करते हैं उनकी कहानियां सुननी चाहिए, तो वो आपको बताएंगे। हाँ सुधीर, अजय असवाल साहब, अजय जी आपका सवाल पूछिए प्लीज, अनम्यूट करके। जय भीम सर। जैसा आपने बताया सर, लैंड, अदर इमूवेबल एसेट्स और प्रॉपर्टी के लिए क्लेम करना चाहिए और गवर्नमेंट को पॉलिसीज भी चेंज करनी चाहिए। अब पॉलिसीज का एग्जीक्यूशन तो बाद में आएगा, पहले फॉर्मुलेशन रेडिकल चेंज होगा इसमें, तो जिसके लिए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स की काफी जरूरत पड़ेगी इसमें।
और आज की डेट में जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो मतलब बहुत ही उनकी लिमिटेड कैपेसिटी है, क्योंकि वो पार्टी लाइन से और उनको सारे वोटर्स ही चुनते हैं, केवल अपने तो वो चुनते नहीं है। तो क्या हमको सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए भी डिमांड वापस करनी चाहिए? आई नो इट इज अ वेरी रेडिकल थिंग, लेकिन क्या उसके बिना इतना हमारे पास इतना मादा है कि हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हमको इतना पॉलिसी चेंज? दो बातें हैं, वो आपने सही कहा है कि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव चुन के जाते हैं वो सवाल वो इश्यूज उतने अच्छी तरह उतने सही तरीके से ले नहीं पाते हैं, या वो ऑनेस्ट है बिल्कुल, उनको वो चाहते हैं कि दलितों का हित हो, लेकिन जो पॉलिटिकल कंपल्शन है पार्टी के वो उनको उस तरह की बातें करने से अलाउ नहीं करते हैं। इसका कारण जो है वो मेथड ऑफ इलेक्शन है। सेपरेट इलेक्टोरेट में जो है इंडिपेंडेंट आदमी जा सकता है, एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन में नहीं जा सकता है, क्योंकि हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन माइनॉरिटी में है। तो जो चुन के जाएगा वो ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हाई कास्ट किसको सपोर्ट करता है, और हाई कास्ट उन्हीं को सपोर्ट करेगा जो उनकी बात सुनेगा। तो ये बंधन इंटरनल लिमिटेशन दलित रिप्रेजेंटेटिव पे आता है, वो उनको समाज की फिक्र नहीं है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मेथड ऑफ इलेक्शन बहुत ऐसा बनाना चाहिए जिसके वजह से एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट चुन के चले जाए। तो सेपरेट इलेक्टोरेट की बात जो आपने रेस की है वो मुझे लगता नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में वो अलाउ है या नहीं, मुझे ऐसा लगता है, पढ़ना पड़ेगा आप उस इशू पे। लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट मेरा ख्याल है एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में शायद अलाउ नहीं है, लेकिन वो पढ़ना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी उस वक्त सेपरेट इलेक्टोरेट जो है उसकी डिमांड को पीछे रखा, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन की कुछ प्रॉब्लम है। उन्होंने क्वालिफाइड रिजर्वेशन जॉइंट इलेक्टोरेट की डिमांड की थी। क्वालिफाइड जॉइंट इलेक्टोरेट का मतलब है कि एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन लेकिन क्वालिफाइड। तो क्वालिफाइड जॉइंट इलेक्टोरेट का मतलब ये है कि एग्जिस्टिंग रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी में शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट रहता है। तो उनका यह कहना था कि जितने शेड्यूल कास्ट के कैंडिडेट खड़े रहे वो रहे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से, लेकिन जिस कैंडिडेट को फाइनली 25 to 30%, कि इन लोगों ने 25 कहा कि इन्होंने 30% कहा, लेकिन 25% ही मान ले, यदि 25% ऑफ वोट ऑफ द शेड्यूल कास्ट जिसको मिलते हैं उन्हीं के फाइनली वोट काउंट करने चाहिए, औरों के नहीं। जिनको 25 से ज्यादा कम शेड्यूल कास्ट के वोट मिले उनके काउंट नहीं करने चाहिए, और जिनको 25 के ऊपर मिले उन्हीं को काउंट करने चाहिए, और जिनको फिर मैक्सिमम वोट मिले इंक्लूडिंग हाई कास्ट वो चुन के आएगा। डॉक्टर बाबा साहेब की उसमें आर्गुमेंट ये थी कि जिस कैंडिडेट को शेड्यूल कास्ट के ज्यादा वोट मिले और जिसके बेसिस के ऊपर वो चुन के आया हाई कास्ट के वोट के साथ, उसको इस बात का एहसास रहेगा कि शेड्यूल कास्ट की वोट की वजह से मैं चुन के आया, तो वो और कुछ ज्यादा करेगा, ज्यादा दलितों के प्रति काम करेगा, क्योंकि बस नेक्स्ट इलेक्शन में फिर उसको लोग सवाल पूछ सकते हैं। तो इसी को क्वालिफाइड जॉइंट इलेक्टोरेट कहते हैं। तो कम से कम इसकी डिमांड करनी चाहिए हमने, यदि सेपरेट इलेक्टोरेट की नहीं हो पाती है तो वो बात सही है। जहां तक पॉलिसी ये रेज नहीं कर पाते वो उसकी तो जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, यदि जेन्युइन रिप्रेजेंटेटिव क्वालिफाइड जॉइंट इलेक्टोरेट के थ्रू जाने की संभावना ज्यादा है, उसमें पॉसिबिलिटी ज्यादा है। अभी भी रेस करते हैं लेकिन विद इन द लिमिट, उनकी मर्यादाएं होती है। लेकिन मैंने ये देखा है दिल्ली में, जब मैं यूसी का चेयरमैन था, अहम मसले जब आए तब सब लोग इकट्ठा आए, ऐसी बात नहीं है। जो बिल बनाया था रिजर्वेशन का उसमें प्रॉब्लम थी तो सभी लोग इकट्ठा आए और उन्होंने कहा ये बिल नहीं चलेगा। तो अहम इश्यू पे तो आ जाते हैं, लेकिन नॉर्मल बहुत सारे पॉलिसीज पे वो उनके ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज की रिस्ट्रिक्शन होती है। अविनाश कुमार जी प्लीज अनम्यूट करके आपका सवाल पूछिए। अविनाश कुमार। हेलो, हाँ जय भीम नमो बुद्धाय सर, मैं भोपाल से बोल रहा हूँ अविनाश। मेरा ये सवाल है कि सर बहुत सारे चैलेंजेस और इश्यूज तो अभी अपने सामने हैं, तो अभी इसको आप कैसे गाइड करेंगे? क्योंकि हमारी जनरेशन में कैसे वैसे स्ट्रगल करके जॉब वॉब लिया, ऑफिसर कैडर तक हम पहुंच गए। अभी हमारे बच्चों के लिए आज की डेट में जो चैलेंजेस है उसको कैसे फेस करें और इसके ऊपर रेमेडीज क्या है, मतलब अपन क्या कर सकते हैं इसके लिए? थोड़ा सा प्लीज फोकस करें इसको। डॉक्टर थोरात सर।
नहीं, देखिए आपने बहुत ही जनरल सवाल पूछा, लेकिन उसका जवाब यही है कि जो पॉलिसीज है उसमें जो कमियां है वो मैंने बताई है, और वो कमियां दूर करनी चाहिए और सही तरीके से पॉलिसी बनानी चाहिए। यही सॉल्यूशन है, दूसरा सॉल्यूशन नहीं है। वो पॉलिसीज ऐसी है कि रिपेरेशन या कंपनसेशन पॉलिसी की हम डिमांड करें कि भाई हमें हमको कम वेज देके, हमारे प्रॉपर्टी राइट डिनाई करके, एजुकेशन राइट डिनाई करके आप लोग बेनिफिट हुए हैं, हमें वो वापस कीजिए, हमें वो कंपनसेट कर दीजिए। योर गेन वाज एट आवर लॉस, तो हमें कंपनसेशन चाहिए। तो कंपनसेशन की पॉलिसी हो जिसमें जमीन मिले, इंटरप्रीन्योरशिप के लिए पैसा हो, फंड हो, एजुकेशन के लिए पैसा हो, और साथ साथ रिजर्वेशन पॉलिसी भी हो जो आपको डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ प्रोटेक्शन देगी, और लॉ भी हो। इतने 3 लेवल पॉलिसी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक्सप्लॉयटेशन और जो है शेड्यूल कास्ट का वो बहुत ज्यादा है, कई दुनिया में नजर नहीं आता, बड़े लंबे समय के लिए हुआ है। तो सही पॉलिसी बनाना बहुत जरूरी है। लेकिन पॉलिसी कौन बनाएगा? पॉलिसी वही बनाएगा जिसकी सरकार होगी और आप सरकार में हो और पॉलिसी चेंज करोगे। सरकार में आने के लिए आपकी पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए, उस पॉलिटिकल पार्टी को इतने लोग रिप्रेजेंटेटिव मिले कि जिससे आप सरकार बनाए और नीतियां बनाए। अब शेड्यूल कास्ट जो है माइनॉरिटी में होने की वजह से मेजॉरिटी में तो आ नहीं सकते। यदि उनकी एक पॉलिटिकल पार्टी भी हो मान लीजिए, फिर भी वो पावर फॉर्म करने के लिए इतने कैंडिडेट नहीं हो सकते हैं। तो उनकी पहली कंडीशन है कि पॉलिटिकल पार्टी हो, दूसरी कंडीशन ये है कि वो और पार्टी के साथ अलायंस करे, ऐसे पार्टी के साथ अलायंस करे कि उनकी डिमांड और उनकी प्रिंसिपल जो है उनसे मिलते जुलते हो, वो अलायंस के साथ आप आ सकते हो। और यदि पार्टी में आप पावर में आ गए औरों के साथ मिलके विद ए कॉमन मिनिमम डिमांड एंड प्रोग्राम, तो आप पॉलिसी चेंज कर सकते हैं। तो मेरा अपना कहना है कि सॉल्यूशन लाइज इन कमिंग टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी एंड सेंडिंग द रिप्रेजेंटेटिव टू द पार्लियामेंट एंड द स्टेट असेंबली। लेकिन दुर्दैव की बात ऐसी है, अनफॉर्चुनेट बात ऐसी है कि शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी सो बैडली डिवाइडेड पॉलिटिकली कि यूनाइटेड फ्रंट खड़ा करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन उसके सिवा और कोई चारा नहीं है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ये सारा कुछ कर पाए वो इसलिए कि उन्होंने सारे शेड्यूल कास्ट को इकट्ठा किया, ऑर्गेनाइजेशन बनाया, पॉलिटिकल पार्टी बनाई, उसके बेसिस के ऊपर वो कर पाए और अपनी स्कॉलरशिप के बेसिस के वो कर पाए। तो यूनिटी इज द ओनली सॉल्यूशन। अनलेस यू आर नॉट यूनाइटेड, नोबडी विल लिसन टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। साथियों, अभी वक्त हमारा खत्म होते जा रहा है, इसके आगे हम सवाल नहीं ले पाएंगे, माफ करना। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी पॉलिटिकल विंग तो एक जगह नहीं आती, लेकिन हमारी सोशल विंग भी एक नहीं है पूरे देश में। पूरे देश की अगर सोशल विंग एक जगह की जाए तो हमारी कुछ ताकत बन सकती है, कुछ हमारा मतलब जो पावर है, पावर ग्रुप बन सकता है। तो एटलीस्ट सोशल विंग को एकत्रित करने की कोशिश करें। और मैं डॉक्टर गौतम कामले जी से निवेदन करता हूँ कि वो आभार प्रदर्शन का प्रोग्राम शुरू करें। गौतम जी, आप मुझे सुन रहे हैं? हाँ सर, हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, प्लीज कैरी ऑन। हाँ, एक बहुत अच्छा संदेश आपने दिया डॉक्टर त्रिलोक हजारी सर, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। क्या है कि कहते हैं कि सरकार के 1000 हाथ होते हैं, 1000 कान होते हैं और 1000 आंखें भी होती है, लेकिन जब दलितों की बात आती है तो ऐसा दिखता है कि एक दलित इशू करके साइड ट्रैक किया जाता है और वो जो सरकार की आंखें हैं, हाथ है, वो कुछ दिखाई नहीं देते। तो ऐसा लगता है कि स्ट्रक्चरल चेंज अगर देश में लाना है तो उसके लिए सबसे पहले सरकार को हमें नींद से उठाना होगा और समूचे समाज को भी नींद से उठाना होगा और जागरूक होना होगा, खुद जागरूक होना होगा। इसके लिए सामाजिक तथा आर्थिक समता संघ को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पहले कि उन्होंने ये काम शुरू किया है और बहुत कामयाबी के साथ ये काम वो कर रहे हैं। मैं इस संघ को शुक्रिया अदा करता हूँ, उनका धन्यवाद देता हूँ। डॉक्टर सुखदेव थोरात सर को मैं खास करके धन्यवाद दूंगा क्योंकि वो जो प्रेजेंटेशन करते हैं वो बड़े मतलब स्टैटिस्टिक्स के साथ करते हैं। वास्तवता जो है, वास्तवता को सामने रखकर वो अपना प्रेजेंटेशन करते हैं और बहुत अच्छा बेहतरीन प्रेजेंटेशन करते हैं।
मैं उनको भी धन्यवाद दूंगा। डॉक्टर विमल थोरात मैम तथा किशोर खांडेकर सर यह हमेशा हमारे साथ रहते हैं, मैं उनको भी शुक्रिया अदा करता हूँ। डॉक्टर त्रिलोक हजारे सर का बेहतरीन संचालन के लिए उनको धन्यवाद देता हूँ। रीतायुष सर तथा डॉक्टर श्रीकांत भोते सर टेक्निकल सपोर्ट करते हैं, उनका भी आभार व्यक्त करना आवश्यक है। इस वेबिनार के लिए 95 लोग पार्टिसिपेंट यहाँ पे थे और बहुत सारे पार्टिसिपेंट अभी भी है। मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। एनजी कामले साहब, खास करके डॉक्टर अशोक गायकवाड़, दिल्ली से डॉक्टर अमित थोरात सर, डॉक्टर अविनाश फुलझले, डॉक्टर सुशांत गोड़घाटे, प्राध्यापक डॉक्टर श्वेता शरण, दुर्वा चौधरी, प्राध्यापिका अलका पाटिल, निशिकांत वासनिक, शालिक शाइक्य, प्रज्ञा मैत्री प्रतिष्ठान, प्राध्यापक विद्या चौरपगारमाळ, सुरेश लोकरे, संगमित्रा वावरे, विनीत दुपारे, विनायक कामले, प्रशांत वंजारी, डॉक्टर कुसुम चंद्रकार, डॉक्टर पारिश मगत सर, रघुनाथ साकेत, विशाखा कासारे, डॉक्टर मिलिंद डवले, श्रीधर नंदेश्वर, डॉक्टर महादेव मस्के, प्राध्यापक परम गतिमम चिंथाला, लक्ष्मण जणकल जी, अक्षो बराज, अनिल मेंढे साहब, आर्य केतु जी, अश्विन कापसे, अस्मिता अभ्यंकर, बीपी उराडे, राजाराम खोखले, डीएच दीपक कुमार, गुलबर्गा, धनंजय धीराज, अजय असवाल साहब, बी राठौड़ सर, डॉक्टर बीएस गिडाम सर, दिलीप कांबळे, डॉक्टर हनुमंत डोळस, डॉक्टर पुष्पा थोरात मैडम, डॉक्टर सिद्धार्थ मेश्राम, डीएल राजन, डॉक्टर डीजे डांगे, नीतिशा होलकर, कल्पना मेश्राम, कमलाकर इंगड़े, लव्य चांदोरकर, लिंसन वासनिक साहब, महादेव डांबरे, मनोहर थोरात, प्रवीण जाधव, डॉक्टर प्रकाश कांबळे सर, डॉक्टर आर.एम. बागुल साहब, आर.एस. पगारे सर, रंजू अनिल्या, राजकुमार साळवी, संदीप भेले, संजय कुमार, एस.के. सर, शुद्धोधन देशभ्रतार, सिद्धांत चंद्रिकापुरे, मीता राउत, सुधीर आगलावे, सुधीर शंभरकर, विनय कुमार वासनिक, अस्मिता तिड़के, अरुण चौहान, अशोक जोंजाळ साहब, वीसी वाडेकर, श्रीधर नंदेश्वर, डॉक्टर मधुकर कासारे सर, सुशील भुजाड़े साहब, देवेंद्र गवरी साहब, इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और यूट्यूब पे भी जो ज्वाइन हुए हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसी तरह वेबिनार के लिए अपना मतलब रिस्पांस दिया करे। और मुझे ऐसा लगता है कि देश मन से नहीं बल्कि संविधान से चले, इसके लिए भरकस कोशिश हमेशा करते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं रुकना पसंद करूंगा। सभी को धन्यवाद। जय हिंद। सभी को जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर गौतम जी, आपने सभी का आभार व्यक्त किया। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और साथियों, नेक्स्ट संडे को इसी वक्त हम आपके सामने हाजिर होंगे नया टॉपिक लेके। हो सकता है ये संडे का टॉपिक हमने भक्ति मार्ग जो था वो नहीं कर पाए, तो अगले हफ्ते में वो करने की कोशिश करेंगे या फिर नया टॉपिक लेके आपके सामने हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदाई चाहते हैं। जय भीम, जय भारत।